टाइम बाद क्लास हो रही है आज। अभी पूछ रहे ग्रुप पे की क्लास हो रही है क्या, उसे लग रहा है मजाक कर रहे थे कल। ग्रुप पे पूछ रहे हैं कि क्लास हो रही है क्या, तो कल मैसेज डाला कि वही क्लास होगी कल, तो लग रहा है मजाक कर रहे थे। चलो, सो सब्जेक्ट है आपके पास में हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, ठीक। अब वैसे स्टूडेंट समझते हैं कि माइनर सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे आप डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन, ठीक। एग्जाम पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिकली भी जैसे आप पढ़ोगे तो कुछ आइडिया लग जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे पहले जनरल बात करेंगे, लिखा है यहाँ पे हाइड्रोलॉजी, पर बात कर रहे होंगे हम किसके बारे में, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के बारे में। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी या फिर इसी को कहते हैं अप्लाइड हाइड्रोलॉजी भी कहते हैं, ठीक। अब जैसे सब्जेक्ट में पहले डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों प्रैक्टिकली जरूरी है पढ़ना, ऐसा हर सब्जेक्ट में करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आगे यहाँ पे टेक्निकल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाए वो एक सही चीज नहीं होती। पहले शुरू करने से पहले थोड़ी सी फीलिंग आनी चाहिए अंदर, ठीक। सो जैसे क्या है कि भाई आपका कोई भी किसी भी तरह का आप जैसे अगर इंपॉर्टेंस की बात करें हाइड्रोलॉजी की, तो मेनली इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे आप इंजीनियरिंग में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट पढ़ोगे। जैसे एक होगा हमारा क्या, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होता है, इरिगेशन भी एक ब्रांच होती है, ठीक है। या फिर बहुत सारी हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि ड्रॉट है, फ्लड है, ठीक है, कितना रेनफॉल हो रहा है, कितना इवेपोरेशन हो रहा है, रन ऑफ कितना हुआ, इन्फिल्ट्रेशन कितना हुआ, सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। अब जैसे कुछ बेसिक जो हमारे एप्लीकेशन रहते हैं उससे लिंक करके करते हैं। अब जैसे एक डिपार्टमेंट रहता है हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। इरिगेशन में पता है हमें सबको क्या करना होता है, क्या करते हैं इरिगेशन में, इरिगेशन मतलब कि अप्लाई करना वाटर को, क्रॉप्स के लिए आर्टिफिशियली वाटर को अप्लाई करना, इसका मतलब होता है इरिगेशन, सिंपल। अब जैसे इरिगेशन हमें करना है, पूरी सेपरेट ब्रांच है, इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट उसका रिलेशन है पूरा का पूरा हाइड्रोलॉजी के साथ में। अब रिलेशन कैसे है, जैसे कि सपोज करो कि हमें कहीं पर भी किसी भी क्रॉप में वाटर को अप्लाई करवाना था, ठीक है। अब वाटर अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो रेनफॉल होता है, वो इंडिया में ऐसी कंडीशन है कि जो रेनफॉल होता है, बारिश जो होती है, ना तो वो सही टाइम पे होती क्रॉप्स के लिए और ना ही सफिशिएंट क्वांटिटी में होती। दोनों चीजें जरूरी होती हैं कि भाई रेनफॉल सही क्वांटिटी में होनी चाहिए और प्रॉपर टाइम पर भी होनी चाहिए, जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे होनी चाहिए। ना तो अब दोनों में से कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिलती, ना तो प्रॉपर टाइम पे होती बारिश और जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में भी नहीं होती है। सो इसके लिए हमें फिर इरिगेशन एक आर्टिफिशियल सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। बेसिकली आर्टिफिशियली अप्लाई करवाते हैं मोटर को। तो अगर बाई चांस रेनफॉल हमारी, जैसे कि मान लो हमें क्रॉप को कुछ एक पर्टिकुलर वाटर की रिक्वायरमेंट थी, अब उसमें से कुछ पर्टिकुलर वाटर की रिक्वायरमेंट जो है हमारा वो रेनफॉल सेटिस्फाई कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि मान लो अगर बारिश प्रॉपर हो, बारिश की जो क्वांटिटी है, बेसिकली उस वाटर को आप स्टोर करके रख लो, उस वाटर को स्टोर करके रख लो, उसको यूज कर लो, कहाँ पे, इरिगेशन पर्पज में उसको यूज कर लो। सो पहले अगर हमें इरिगेशन सिस्टम डिजाइन करना है तो हमें सही प्रॉपर एफिशिएंट वे में इरिगेशन सिस्टम डिजाइन करने के लिए ये पता होना चाहिए कि कितना रेनफॉल होता है हमारे यहाँ पे। अगर हमें ये पता है कि भाई हमें एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट थी क्रॉप्स के लिए वाटर की, लेकिन उसमें से हमें ये पता है कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट जो है रिक्वायरमेंट का वो रेनफॉल से सेटिस्फाई हो जाएगा, तो तुम फिर इरिगेशन सिस्टम जो डिजाइन करोगे वो किसके लिए करोगे, जो बची हुई रिक्वायरमेंट है। मान लो रिक्वायरमेंट जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उसमें से कुछ पार्ट किसने सेटिस्फाई कर दिया, रेनफॉल ने सेटिस्फाई कर दिया, बारिश ने सेटिस्फाई कर दिया, तो जो बचेगा, जो बची हुई रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम क्या डिजाइन करेंगे, इरिगेशन सिस्टम डिजाइन करेंगे। लेकिन किस कैपेसिटी के लिए इरिगेशन सिस्टम हमें डिजाइन करना है, इसके लिए पहले रिक्वायरमेंट हमें क्या है ये पता होना चाहिए कि बारिश होती कितनी है। अगर हमें रेनफॉल का मैग्नीट्यूड पता होगा, ठीक है, कि कितना रेनफॉल हो रहा है, तो हमें पता है कि जितनी रेनफॉल हो रही है उतनी रिक्वायरमेंट हमारी इरिगेशन की सेटिस्फाई हो जाएगी रेनफॉल से। सो जो बचेगी रिक्वायरमेंट उसको हम किससे कराएंगे, इरिगेशन से करवाएंगे। सो ये इंपॉर्टेंस निकल के आती है, देखो। सो इरिगेशन सिस्टम डिजाइन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रेनफॉल हो कितना रहा है, ठीक है, किस टाइम पे होता है, कितना कितना एवरेज डेप्थ हो रही है बारिश की, ठीक है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो देखो इस तरह से लिंक निकल के आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे हमारे पास में एक और एप्लीकेशन देख सकते हैं हम कहाँ पे, जैसे हमें कम्युनिटी में वाटर सप्लाई करना होता है, वाटर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पूरा एनवायरमेंट पढ़ते हैं। एनवायरमेंट में काम क्या रहता है हमारा, कि वाटर सप्लाई करवाना है हमें, कहाँ पे, कम्युनिटी में। अब वाटर को सप्लाई करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए वाटर का, कि पानी को लेकर कहाँ से आएंगे, पानी का सोर्स हमने ढूंढ लिया, उस सोर्स को ढूंढने के बाद में हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे, पानी के ऊपर सप्लाई कराएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट।
बट अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट तरह के सोर्सेज हो सकते हैं। सोर्सेज में भी लाइक रिवर हो सकता है, लेक्स होता है, कहीं से भी उठाकर लाओ पानी, ग्राउंड से निकालो पानी को, ठीक है। इसमें से एक सोर्स हम क्या यूज कर सकते हैं, रेनफॉल को भी यूज कर सकते हैं, रेनफॉल इज ऑल्सो सोर्स, ठीक है। इसको भी यूज करा जा सकता है, रेन वाटर को हार्वेस्ट करो, इसको स्टोर करो, उसको यूज कर लो कहाँ पे, कम्युनिटी में। सो यहाँ पर भी एप्लीकेशन निकल कर आ रही है। तो कितना वाटर बेसिकली हमारे जो रॉ वाटर सिस्टम हमें डिजाइन करना था, वाटर की जो रिक्वायरमेंट है कम्युनिटी में, उस रिक्वायरमेंट को भी हम फुलफिल करा सकते हैं किसकी हेल्प से, रेनफॉल की हेल्प से। अगर रेनफॉल की क्वांटिटी हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी हो रही है, कितनी बारिश हो रही है, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं इसको भी डिजाइन। तो देखो ये भी एप्लीकेशन निकल के आती है। और जैसे कुछ एक दो चीज और देख सकते हैं हम, जैसे कि भाई बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम है हमारी डे टू डे लाइफ की, लाइक जैसे फ्लड है, ठीक है, फ्लड है, बाढ़ आ गई कहीं पे, ड्रॉट, सूखा। रेनफॉल ऐसा तो है नहीं पूरी कंट्री में इवन होती है कि हर पार्ट में सेम रेनफॉल हो रही है, ऐसा नहीं है। कहीं पर कुछ ज्यादा होती है, कहीं पे कम रेनफॉल हो रही है, कहीं पर बाढ़ आ रखी है, कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन चलती है। तो इन सारी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट है, पता होना चाहिए कि किस मैग्नीट्यूड में रेनफॉल होती है, क्या बारिश है, किस किस टाइम पे होती है, तभी तो हम इन सारी प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर पाएंगे, है ना। ये देखो एप्लीकेशन निकल के आती है। और एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकती है, जैसे कि लाइक जैसे हमें कोई वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करने हैं, लाइक जैसे डैम वगैरह डिजाइन करना है, ठीक है। अब डैम की डिजाइनिंग करेंगे, कितनी डेप्थ उसकी रखनी है, ठीक है। जो भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, सब किसके बेस पर डिजाइन कर जाएंगे कि रिवर के अंदर वाटर कितना आ रहा है, रिवर के अंदर वाटर कितना आ रहा है। रिवर के अंदर जो वाटर आ रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, रेनफॉल कितनी हुई, रेनफॉल कितनी हुई, जो रेनफॉल की डेप्थ है, उसकी डेप्थ के बेसिस पे हम किसको डिजाइन करेंगे, जो हमारा वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स लाइक डैम वगैरह है उनकी डेप्थ को डिजाइन करेंगे। आया समझ में। तो कोई भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर रहे हैं, लाइक जैसे डैम्स वगैरह डिजाइन करे जाते हैं, बैराज होते हैं, सब होते हैं, ये सब किसकी एप्लीकेशन के बेसिस पे होंगे, इसी के बेसिस पे होंगे, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन निकल कर आती हैं। सो कुछ जो पॉइंट है हमारे पास ये पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ के सरफेस पे वाटर जो है वो किस किस फॉर्म में आकर कर रहा है, कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है जिसमें से जिस फॉर्म में हमें वाटर देखने को मिल रहा है। जैसे कि रेनफॉल एक टाइप है, उसका रेनफॉल भी एक तरीका है जिस फॉर्म में हमें वाटर दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेनफॉल ही तरीका है, तरीके और भी बहुत सारे होंगे, अभी वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। लेट अस सपोज हमने कहीं पे वाटर स्टोर करवा रखा है, उस वाटर को हम यूज करने वाले थे कहाँ पे, कम्युनिटी में सप्लाई कराने के लिए, ठीक है। कम्युनिटी में सप्लाई करते हैं हम उस पानी को, हमने वो स्टोर करके रखा हुआ है, लेकिन हुआ क्या, वहां पे एक्सेसिव इवेपोरेशन हो गया पानी का, एक्सेसिव इवेपोरेशन हुआ पानी का। उससे क्या दिक्कत हो जाएगी, जो पानी की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट थी वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो ये भी दिक्कत आ रही है। सो इवेपोरेशन के बारे में बात करेंगे, इवेपोरेशन क्या होगा, रेनफॉल क्या होगा, ठीक है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक होता है रन ऑफ, क्या मतलब है रन ऑफ का, ठीक है। रन ऑफ जो है बेसिकली डिस्कस कर लेंगे, अभी आ जाएगा आपको समझ में खुद से खुद रन ऑफ का मतलब क्या है। ये सारी की सारी चीजें निकल के आती है। एक होता है जैसे इन्फिल्ट्रेशन भी होता है, इन्फिल्ट्रेशन 3-4 कॉमन वर्ड पढ़े होंगे आपने। इन्फिल्ट्रेशन भी पढ़ा होगा, कहीं पे सीपेज देखा होगा, सीपेज हो रहा है, कहीं पे देखा होगा पर्कुलेशन हो रहा है, कहीं पे लिखा होगा डीप पर्कुलेशन हो रहा है। अब है एक जैसी टर्म सारी, लेकिन डिफरेंस है, छोटे छोटे डिफरेंस है। वो सारे डिफरेंस यहीं से क्लियर होंगे। क्या मतलब है पर्कुलेशन का, क्या मतलब है सीपेज का, क्या मतलब होता है डीप पर्कुलेशन का, क्या मतलब होता है इन्फिल्ट्रेशन का, वो सारी चीजें यहीं से आएंगी निकल के आपके पास में। क्लियर है। इन्फिल्ट्रेशन होना जरूरी है, इन्फिल्ट्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि पानी आपने ग्राउंड के ऊपर अप्लाई करवाया है। जो हम क्रॉप्स को पानी देना चाहते हैं वो पानी हमने कहाँ पे अप्लाई करा है, ग्राउंड के ऊपर अप्लाई करा है ना। तो वो पानी इन्फिल्ट्रेट करके ग्राउंड के अंदर जाना चाहिए, तभी तो रूट्स में पहुंचेगा वो। आया समझ में। अगर पानी सिर्फ ग्राउंड पे ही रह गया तो वो अंदर कैसे पहुंचेगा रूट्स में। तो इन्फिल्ट्रेशन क्या है वो चीज समझ लेंगे। तो देखो प्रैक्टिकली कितनी सारी एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी यहाँ पे। लाइक जैसे इरिगेशन में बात कर लो, रो वाटर इंजीनियरिंग में बात कर लो, एक पावर जनरेशन में बात करो, पावर जनरेशन है ना। वाटर किसमें हेल्प करेगा, हमारी पावर जनरेशन में हेल्प करेगा। तो ये भी एप्लीकेशन निकल कर आती है। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करना है कोई भी हमें सिविल इंजीनियरिंग में, उसमें एप्लीकेशन निकल कर आएगी आपके पास में, ठीक है। रो वाटर इंजीनियरिंग हो गई, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गई, फ्लड प्रॉब्लम हो गई और ड्रॉट की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। इवेपोरेशन हो गया, पानी स्टोर करके रखा हुआ था लेकिन वो इवेपोरेट कर गया सारा का सारा पानी। अब जो क्वांटिटी रिक्वायरमेंट थी हमें वो क्वांटिटी कम हो गई, जितना पानी स्टोर करा था उसमें से कुछ क्वांटिटी चली गई बाहर, तो कमी आ जाएगी वहां पे पानी की। ये सारी चीजें निकल के आती है। तो जस्ट कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करें कि रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, कि भाई कहाँ पे किस किस पॉइंट में हमें इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिली। जब देखो जरा सब्जेक्ट बहुत इजी है। इजी क्यों है, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट तुम्हें चाहिए वो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। इस कॉन्सेप्ट, इस सब्जेक्ट में जो तुम्हें कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी तुम्हें आते हैं सारे। तुमने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रखी है पूरी, है ना, सॉइल पढ़ रखी है, तो सारे कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होंगे, कोई अलग से कोई नई कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सॉइल पढ़ रखी है हमने, सीपेज बताया ना, सीपेज, इन्फिल्ट्रेशन, पर्कोलेशन, वही सब आएंगे निकल की चीजें। तो सॉइल हमने पढ़ रखी है, हमने फ्लूइड भी पढ़ रखी है ना, फ्लूइड भी पढ़ी हुई है,
फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ी हुई है, तो यही सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सब्जेक्ट को पढ़ने में। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। कौन कौन सी चीजें डिस्कस करोगे? लाइक प्रेसिपिटेशन, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात करोगे, प्रेसिपिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और जैसे रन ऑफ हो गया, ड्रॉट हो गया, बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, प्रेसिपिटेशन के बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। ये सब चीजें आपकी निकल कर आएंगी सब्जेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, कि जरूरी क्यों है हमारे लिए पढ़ना। अब स्टूडेंट समझते हैं क्वेश्चन नहीं आते, बट अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम में उठा के देखोगे तो वाटर वाला पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अभी आपका एक एग्जाम होता है यूके ट्रिपल एससी वाला, उसमें देखो वाटर का पार्ट कितना ज्यादा हाई वेटेज रखता है। उसमें बच्चे ऐसे बताते हैं कि डिजाइनिंग वाला पार्ट आप भले एक बार को कम कर लो, लेकिन वाटर वाला पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, लाइक जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गई, फ्लूइड मैकेनिक्स, या फिर इरिगेशन है, या फिर ये हाइड्रोलॉजी है, ये सब पूछी जाती है चीजें बहुत ज्यादा। और खाली एसएससी जेई में भी आ जाते हैं आराम से, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कन्वेंशनल में भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपके पास में। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई एग्जाम हमें देना है, कल्चर के एग्जाम तो और भी देने हैं ना, या फिर सिर्फ एसएससी जेई का पेपर देना है बस। तो जैसे हर सब्जेक्ट को लेके चलते हैं कि भाई ऐसा करके पढ़ेंगे कि जिससे कि आपका एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिया तो खत्म हो गया काम, आगे कोई थ्योरी ऐसे पढ़ने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये तो इंपॉर्टेंस बताई सब्जेक्ट की, जरूरी क्यों है। अब क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करोगे? क्वेश्चन भी क्या करना है? नहीं, प्रीवियस ईयर में सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट में सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं मिलेगी तुम्हें। जहां पे प्रीवियस ईयर से काम चल जाएगा तुम्हारा, वहां पे प्रीवियस ईयर बताते हैं, खाली बस प्रीवियस ईयर कर लो। लेकिन जिसमें काम नहीं चलेगा उसमें अदर चीजें प्रेफर करनी पड़ेगी। तो प्रीवियस ईयर में सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है। अब अगर क्वेश्चन कम है तो फिर क्या करेंगे? जहां पे क्वेश्चन सफिशिएंट है उसको प्रैक्टिस करेंगे। किसे प्रैक्टिस करो? गुप्ता एंड गुप्ता से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। ठीक, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसके। हाइड्रोलॉजी के दोनों कंबाइन करके दे रखे हैं उन्होंने, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी दोनों एक साथ दे रखी है। तो अभी हमें किसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? सिर्फ हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कंबाइन करके दे रखे हैं क्वेश्चन उन्होंने दोनों एक ही चैप्टर में, मतलब। ठीक है, सो गुप्ता एंड गुप्ता से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। प्रीवियस ईयर में तो बहुत ही कम क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन होंगे बस। तो इतने में क्या प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, बताओ। बिल्डिंग मटेरियल में सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लो, दैट इज सफिशिएंट। इससे अलावा कुछ और चीज हमें टच नहीं करनी है एक्स्ट्रा बाहर की। सॉइल मैकेनिक्स में गुप्ता एंड गुप्ता करो, प्रीवियस ईयर करो एंड गुप्ता एंड गुप्ता। हाईवे में भी क्या करोगे? प्रीवियस ईयर एंड गुप्ता एंड गुप्ता करोगे। सो इस तरह से पढ़ लेंगे सब्जेक्ट को कि आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रुकेगी। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके एंड गुप्ता एंड गुप्ता के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके आराम से, बहुत इजी। बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है। सिंपल इसलिए है क्योंकि कॉन्सेप्ट तुमने सारे पढ़ रखे हैं। जब बताया था तुम्हें सॉइल पढ़ाई थी, उस समय बताया था कि सब्जेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल की एप्लीकेशन तुम्हें इरिगेशन में भी मिलेगी, हाइड्रोलॉजी में भी मिलेगी, बिल्डिंग मटेरियल भी पढ़ा है तुमने, वॉइड्स वगैरह के बारे में वहां पे आइडिया लगा होगा कि किस तरह से वॉइड्स की इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो वो सब सॉइल के तो कॉन्सेप्ट होते हैं एक्चुअली, वॉइड वगैरह का। हाईवे में भी इंपॉर्टेंस आई थी निकल के सॉइल की, हाईवे में भी डिस्कस करा था ना थोड़ा बहुत सॉइल के बारे में। सो ये सब आएंगे आपके पास पॉइंट निकल के। तो क्वेश्चन कैसे करने, क्वेश्चन के बारे में बताया। क्वेश्चन कैसे करोगे? गुप्ता एंड गुप्ता प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थ्योरी तो यहाँ पे हम सफिशिएंट कर लेंगे, जितनी सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है वो थ्योरी हो जाएगी आपकी पूरी। ठीक है, और जस्ट रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, रिवीजन करते चलना, क्योंकि अब सब्जेक्ट आपके आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। 3-4 बड़े बड़े सब्जेक्ट हो भी गए हैं, लाइक जैसे सोम भी चल रहा है, एफएमबी हो गया, हाईवे, सॉइल, बिल्डिंग मटेरियल भी बहुत लंबा सब्जेक्ट है, देखो खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो ये है कंडीशन। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा कंडीशन? भूल जाओगे, फिर क्या होगा? 2-3 महीने बाद दोबारा आगे बैठोगे कोचिंग में। सो ये कंडीशन है आपकी। ठीक, चलिए। सो ये तो जस्ट पॉइंट बताए कुछ। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कंटेंट क्या क्या रहेगा सिलेबस में। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करने, लिखो जरा टॉपिक, लिखो टॉपिक्स। टॉपिक होगा आपका फर्स्ट, डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। फर्स्ट होगा क्या? इंट्रोडक्शन। सेकंड लिखो प्रेसिपिटेशन। सेकंड होगा प्रेसिपिटेशन, सेकंड चैप्टर है प्रेसिपिटेशन। थर्ड लिखो लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। थर्ड लिखो लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। ठीक, अभी 2-3 सब्जेक्ट है ना तुम्हारे, छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। थोड़ा सा फिर भी लेंदी है, मतलब इनके कंपैरिजन में इरिगेशन थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट होता है, इतना बड़ा भी नहीं है सब्जेक्ट, पढ़ाई इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है। तो ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट एक साथ खत्म करेंगे इनको कंटिन्यूएशन में। अभी जैसे हाइड्रोलॉजी शुरू करा, इसके बाद ओसीएफ शुरू कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? इरिगेशन कर लेंगे। तो 3 सब्जेक्ट आपके एक साथ लाइन से खत्म हो जाएंगे 1-1.5 महीने के टाइम में, अगर सब कुछ सही रहा तो। लिखो। सो क्या है लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। अब इसमें लिखो कौन कौन से लॉसेस होंगे, ऐसे लिखना है।
losses from precipitation। अब इसमें लॉसेस लिखो, कौन कौन से लॉसेस हैं, ऐसे इस तरह से ऐसे करके लिखो। फर्स्ट लिखो इवेपोरेशन, सेकंड ट्रांसपिरेशन, थर्ड इवेपोट्रांसपिरेशन। फर्स्ट है इवेपोरेशन, सेकंड क्या था ट्रांसपिरेशन, थर्ड क्या था इवेपोट्रांसपिरेशन। अब देखो इवेपोट्रांसपिरेशन अगेन एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इवेपोट्रांसपिरेशन क्रॉप्स को कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, इवेपोट्रांसपिरेशन एक्चुअली कितना पानी हमने अप्लाई करवाना है क्रॉप्स के लिए, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ये किस चीज से पता लगेगा आपको, इवेपोट्रांसपिरेशन की, भाई कितना इवेपोट्रांसपिरेशन वहां पे हो रहा है, उस एरिया में कितना इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि पानी कितना अप्लाई करवाना है हमें क्रॉप्स को। वैसे नहीं कि जाकर कितना भी पानी डाल देंगे वहां पे, पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करी जाती है उसके लिए कि भाई कितना ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए पानी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कम भी नहीं डालेंगे और वो ज्यादा भी नहीं डालेंगे, क्योंकि सबको पता है कि जैसे कि हमें वाटर एंड एयर की रिक्वायरमेंट है ना, क्रॉप्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर एंड एयर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। तो अगर आपने पूरा एयर को ब्लॉक कर दिया ना वहां से रूट्स में पहुंचने से, तब भी क्या होगा, डेथ हो जाएगी क्रॉप्स की। और अगर वाटर नहीं सफिशिएंट क्वांटिटी में हुआ तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वाटर की इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं हर किसी चीज के लिए, क्रॉप्स के लिए भी, हमारे लिए भी, और इसकी स्कैर्सिटी का भी पता है सबको आज के टाइम पे। इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन स्कैर्सिटी भी तो है। अब उस स्कैर्सिटी को कैसे ओवरकम करा जा सकता है, जब हमें प्रॉपर पता होगा कि किस किस फॉर्म में वाटर अवेलेबल है अर्थ की सरफेस पे, कैसे कैसे उसको सही एफिशिएंट वे में यूज करना है, अप्लाई करवाना है, किस किस फॉर्म में वो आ रहा है अर्थ के सरफेस पे, कैसे कैसे अर्थ के सरफेस पे वो सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अर्थ के सरफेस पे, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, इसकी स्कैर्सिटी को ओवरकम कर पाएंगे। प्रॉपर जब तक पता नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, कहां पे अवेलेबल है, किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, तो कैसे स्कैर्सिटी दूर करेंगे, है ना। क्या था इवेपोट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट लिखो इंटरसेप्शन। नेक्स्ट है इंटरसेप्शन। नेक्स्ट इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन ठीक है, इनफिल्ट्रेशन थर्ड चैप्टर है। फोर्थ लिखो रन ऑफ। ये थर्ड चैप्टर हो गया ना कंप्लीट आपका। फोर्थ चैप्टर है क्या, रन ऑफ। फोर्थ होगा रन ऑफ। फिफ्थ लिखो, फिफ्थ हाइड्रोग्राफ। फिफ्थ होगा चैप्टर हाइड्रोग्राफ। फिफ्थ होगा हाइड्रोग्राफ। सिक्स फ्लड। सिक्स है फ्लड। सो ये सब टॉपिक रहेंगे। ये सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं बिल्कुल, ठीक। सो क्या क्या टॉपिक होंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगी, वो हाइड्रोलॉजी के बारे में क्या है एक्चुअली में, कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है, रिक्वायरमेंट कहाँ पर आई। दूसरा टॉपिक क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है प्रेसिपिटेशन का, क्या प्रेसिपिटेशन का मतलब है अर्थ के सरफेस पे पानी का आना। बस अर्थ के सरफेस पे पानी का आना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, स्नो के फॉर्म में आए, बर्फ, हेल, स्लीट, रेनफॉल, 10 अलग अलग तरह की फॉर्म होती है, 10 तरह की फॉर्म मिलेंगी लगभग आपको। किसी भी फॉर्म में आए चाहे अर्थ के सरफेस पे पानी, इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सो एटमॉस्फेयर से अर्थ के सरफेस पे पानी आ रहा है, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। में प्रेसिपिटेशन के फॉर्म होते हैं रेनफॉल, ये सब किसकी फॉर्म होती है, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म होती है। प्रेसिपिटेशन में सारी चीजें कवर हो गई कि आपकी अर्थ के सरफेस पे पानी आना चाहिए, बस किस किस फॉर्म में आएगा, वो अलग अलग फॉर्म आपके पास में हो सकती है, जैसे कि हेल हो सकता है, हेल मतलब ओले पड़ना, ठीक है, स्नो बर्फ, और रेनफॉल बारिश होती है। एक होता है ड्रिजल, ड्रिजल भी होता है, ड्रिजल डिस्कस करेंगे क्या है ड्रिजल, ड्रिजल भी होती है। एक स्लीट होती है, स्लीट, बहुत सारी चीजें होती हैं, डिस्कस करेंगे इसके बारे में ना। सो ये प्रेसिपिटेशन है। सेकंड हमने डिस्कस करा, इसके बाद में क्या, लॉसेस फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन। जब बारिश होती है, बारिश के बाद कुछ पानी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, अलग अलग फॉर्म में लॉस हो जाता है। जैसे कि कैसे कैसे लॉस होता है, जैसे पानी, बारिश का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन का मतलब अर्थ के सरफेस पे पानी आना चाहिए। अब वो पानी अर्थ के सरफेस पे रुकता नहीं है, अर्थ के सरफेस पे वो रुकता नहीं है, वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है उसका कुछ पार्ट। कैसे कैसे लॉस हो जाएगा, कुछ पानी तो ऐसा होगा जब बारिश हो रही है ना, तो बारिश के टाइम पे वो दोबारा इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब पानी अभी अर्थ के सरफेस पे पहुंचा भी नहीं, वो हवा में ही क्या हो गया, दोबारा से इवेपोरेट हो गया। भाई ऊपर से बारिश होगी ना, तो बारिश का जो पानी है वो अर्थ के सरफेस पे आना चाहिए था, लेकिन आने से पहले ही वो रास्ते में क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। ऐसा भी होता है। कुछ पानी क्या होगा आपका, जैसे बारिश हुई तो ये इवेपोरेशन है, बेसिकली एक तरह से इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन से भी लॉस होता है। एक होता है क्या, इनफिल्ट्रेशन। कुछ पानी क्या होगा, जैसे कि ग्राउंड पे गिरेगा कुछ पानी जो ग्राउंड पे गिरेगा, वो ग्राउंड पे गिरने के बाद होगा क्या,
ग्राउंड सरफेस से वो अंदर सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। ग्राउंड सरफेस से कहां पे पहुंच जाएगा? वो सॉइल में पहुंच जाएगा। क्यों? सॉइल के अंदर क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड वॉइड्स होते हैं। क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो उसमें फ्लो करेगा? परमिबिलिटी है सिंपल। सॉइल के पास में परमिबिलिटी होती है, उस परमिबिलिटी की वजह से पानी ग्राउंड के सरफेस पे कहां जाएगा? सॉइल के अंदर पहुंच जाएगा। अब इनफिल्ट्रेशन, इसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। सो द एंट्री ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस इनटू द सॉइल मास इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। अब इनफिल्ट्रेशन होने के बाद में, इनफिल्ट्रेशन हो गया, इनफिल्ट्रेशन का मतलब है कि सिंपल ग्राउंड सरफेस से पानी कहां पे गया? ग्राउंड के अंदर चला गया। इनफिल्ट्रेशन होने के बाद में तीन प्रोसेस तुम्हें देखने को मिल सकती है। एक हो सकती है क्या? सीपेज, एक प्रोसेस हो सकती है परकोलेशन, और एक प्रोसेस हो सकती है डीप परकोलेशन। सो पहले इनफिल्ट्रेशन होगा। इनफिल्ट्रेशन होने के बाद हमें क्या मिल सकती है? तीन चीजें मिल सकती हैं। पहला सीपेज मिल सकता है, या फिर परकोलेशन भी हो सकता है, या फिर डीप परकोलेशन भी हो सकता है। अब क्या होता है, क्या मतलब है परकोलेशन का, क्या मतलब है सीपेज, क्या होता है आपका डीप परकोलेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट आइडिया दे देता हूँ। इनफिल्ट्रेशन का मतलब है कि ग्राउंड से एंट्री हुई पानी की कहां पे? सॉइल मास के अंदर। अब सॉइल में पहुंच गया पानी। अब जब पानी सॉइल में पहुंचा तो वो क्या करेगा? सॉइल के अंदर फ्लो भी करेगा। फ्लो करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सॉइल के पास क्या है? परमेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से फ्लो करेगा। अब क्या रीजन है बेसिकली फ्लो करने के? उसके बेसिस पे आपने अलग अलग टर्म्स डिफाइन कर रखे हैं। अभी कुछ जैसे एक दो बच्चे सॉइल भी पढ़ रहे हैं, सीपेज टॉपिक चल रहा है वहां पे। सीपेज हो रहा है सॉइल के अंदर से, उसका मेन रीजन क्या है? परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी की वजह से फ्लो हो रहा है, लेकिन सीपेज हुआ क्यों? लेट अस सपोज उसका मेन रीजन है हेड डिफरेंस। हेड डिफरेंस मेन रीजन है। ये आपने सॉइल पढ़ी होगी तो वहां पर आपको बताया भी होगा कि भाई हेड डिफरेंस है दोनों साइड पे। एक साइड पर हेड ज्यादा अवेलेबल है, एनर्जी ज्यादा अवेलेबल है, दूसरी साइड पे एनर्जी कम अवेलेबल है। तो इस हेड डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, और उस फ्लो को हम क्या कहते हैं? सीपेज कहते हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि सीपेज का रीजन क्या है होने का? हेड डिफरेंस है, बस एनर्जी का डिफरेंस। हेड मतलब एनर्जी का डिफरेंस। तो हेड डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है हमारे पास में? सीपेज हो रहा है। अब ये सीपेज एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी होगा, या फिर जेड डायरेक्शन में भी होगा। चीज आपको बताई हुई है सॉइल में सीपेज वन डायमेंशन में भी हम पढ़ते हैं, टू डायमेंशन में भी होता है, या फिर थ्री डायमेंशन में भी होता है। ठीक है, चलिए। तो ये सीपेज का मेन पॉइंट क्या है? हेड डिफरेंस की वजह से जो फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज सीपेज। इसको सीपेज कहेंगे। एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आता है परकोलेशन आपके पास में। परकोलेशन का मतलब क्या है? परकोलेशन का रीजन क्या है होने का? परकोलेशन होने का रीजन क्या है? कि पानी अपने वेट की वजह से फ्लो कर रहा है। आया समझ में डिफरेंस? वहां पर फ्लो होने का रीजन क्या है? हेड डिफरेंस। वहां पे फ्लो होने का रीजन है, यहाँ पे रीजन क्या है? पानी अपने वेट की वजह से फ्लो कर रहा है। पानी का जो सेल्फ वेट है वो किधर लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। तो वो डाउनवर्ड जो सेल्फ वेट है उसका वो उसको कहां पे लेके जा रहा है? नीचे लेके जा रहा है, नीचे फ्लो करवा रहा है उसको। दैट इज कॉल्ड एज अ परकोलेशन। इनफिल्ट्रेशन हुआ, सॉइल में एंट्री हो गई पानी की। कहां से? ग्राउंड सरफेस पे से एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद हेड डिफरेंस भी रहेगा कुछ ना कुछ, तो उसकी वजह से कुछ पानी क्या कर जाएगा? सीप कर जाएगा, सीपेज हो जाएगा हेड डिफरेंस की वजह से। अब वेट लगेगा पानी का किधर? सेल्फ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कुछ पानी क्या होगा? बिकॉज ऑफ दैट सेल्फ वेट नीचे मूव करता हुआ जाएगा। नीचे मूव करता हुआ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ परकोलेशन। अब वो नीचे मूव करता जाएगा, कहां पे जाके मिलेगा? ग्राउंड वाटर टेबल में जाके वो मिक्स हो जाएगा। वो पानी किस में मिक्स होगा? जाके ग्राउंड वाटर टेबल में जाकर वो पानी मिक्स हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ परकोलेशन। अब पानी कहां पे पहुंच गया? ग्राउंड वाटर टेबल में पहुंच चुका है। ग्राउंड वाटर टेबल में जाने के बाद क्या वो फ्लो करना रुक जाएगा? नहीं, अभी भी वो फ्लो करेगा। तो पानी ग्राउंड वाटर टेबल में पहुंच गया आपका। ग्राउंड वाटर टेबल में पहुंचने के बाद भी उसके ऊपर उसका सेल्फ वेट तो लग ही रहा होगा ना, सेल्फ वेट लग रहा होगा। सो अभी भी वो सेल्फ वेट की वजह से कहां जाता जा रहा है? नीचे ही जा रहा है फिर से। सो परकोलेशन हो चुका, परकोलेशन हो गया, पानी अपने सेल्फ वेट की वजह से नीचे फ्लो करके गया और किस में जाके मिक्स होगा? वाटर टेबल में जाके मिक्स हो गया। अब वाटर टेबल में जाकर मिक्स होने के बाद भी सेल्फ वेट तो लगी रहा है ना उसके पीछे। अब वो सेल्फ वेट की वजह से फिर से कहां पे जा रहा है? वाटर टेबल में मिक्स हो चुका पानी, लेकिन वाटर टेबल में मिक्स होने के बाद भी अभी वो कहां फ्लो कर रहा है? नीचे फ्लो कर रहा है। सो ये कहानी जो चल रही है वाटर टेबल के नीचे की चल रही है। पानी वाटर टेबल में जा चुका, वाटर टेबल से नीचे की कहानी चल रही है। वाटर टेबल से नीचे जाने के बाद भी पानी क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज अ डीप परकोलेशन। इसको क्या कहते हैं? डीप परकोलेशन कहते हैं। अब नीचे चला गया पानी, ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे जा रहा है पानी। लेट अस सपोज नीचे क्या है? कोई इम्परमेबल लेयर थी, वाटर टेबल है, वाटर टेबल के नीचे कहीं पे ऐसा भी तो होगा, कहीं पे रॉक्स वगैरह प्रेजेंट होंगी। पानी नीचे जाते 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 डीप परकोलेट हो रहा है, कहां पे पहुंच गया? इम्परमेबल लेयर के पास में पहुंच गया, रॉक्स वगैरह के पास में पहुंच गया, कहीं पे कुछ पत्थर वगैरह ऐसा पड़े हुए थे, उनके अंदर भी वो परकोलेट करता हुआ जा रहा है नीचे। कुछ क्रैक्स वगैरह होंगे उसमें, छोटे छोटे क्रैक्स के अंदर जा रहा है पानी, रॉक्स के अंदर फ्लो करता हुआ। इसको क्या कहते हैं? डीप परकोलेशन ही तो है। सो आया तीनों में फर्क समझ में? क्या मतलब है? सो इनफिल्ट्रेशन हुआ पहले, इनफिल्ट्रेशन के बाद ये तीनों प्रोसेस होंगी। सो इन तीनों को होने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है? इनफिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। इनफिल्ट्रेशन हो गया, पानी नीचे गया। इनफिल्ट्रेशन सिंपली मतलब एंट्री ऑफ द वाटर
फ्रॉम द ग्राउंड सर्फेस इनटू द सॉइल मास। इसको कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या होगा, परकोलेशन भी होगा, डीपरकोलेशन भी हो सकता है, फिर सीपेज भी हो सकता है। रीजन क्या क्या है वो रीजन आपको बता दिया। सो ये क्वेश्चन आते हैं कि सर परकोलेशन का मतलब नहीं आ रहा, परकोलेशन कहीं पे यूज कर लेते हैं, कहीं पे क्या यूज कर लेते हैं, सीपेज बोल देते हैं, कहीं पे क्या बोल देते हैं, डीप परकोलेशन बोल देते हैं। तो सिंपल 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 से पॉइंट्स है। ये हुआ तो हो गया आपके पास मेरा, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन हुआ। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, अच्छा जैसे लॉसेस की बात कर रहे हैं, लॉसेस एक तो इवेपोरेशन का लॉस बताया था अभी आपको कि कुछ पानी क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा रास्ते में। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है कि पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज द इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन के बारे में तो मुझे कुछ बताने नहीं पड़ेगा तुम्हें। इवेपोरेशन आज तक तुमने 15-20 बार डिस्कस कर लिया होगा। बिल्डिंग मटेरियल में कितनी जगह पे डिस्कस करा इवेपोरेशन, बहुत जगह पे डिस्कस करा। श्रिंकेज पढ़ा रहे थे वहां पे, श्रिंकेज पढ़ाया था ना, क्रीपी पढ़ाया था, उसमें सब में क्या हो रहा था, पानी का इवेपोरेशन ही तो हो रहा था। वहां पे तुम्हें बताया था कि इवेपोरेशन किस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर ह्यूमिडिटी में 100% कर दूं तो कोई इवेपोरेशन होगा फिर? देखो आंसर नहीं आ रही किसी के भी। अगर ह्यूमिडिटी 100% कर दे सराउंडिंग की तो क्या इवेपोरेशन होगा इन दैट केस? नहीं, इवेपोरेशन नहीं हो रहा। और ये पॉइंट बताया हुआ है तुम्हें। तो ये सारे एप्लीकेशन होंगी उसकी। अब जस्ट कुछ नहीं बताना पड़ेगा मुझे। अगर तुमने नहीं पढ़ रखी है वो चीज तो वो तुम्हारी गलती है, उसको देख के आना घर पे जाके, तब आएगा समझ में, ठीक है। इवेपोरेशन होगा, कौन कौन से फैक्टर पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे, टेम्परेचर पे, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। इवेपोरेशन, अब मेजर कैसे करना है इवेपोरेशन को, कौन कौन से तरीके हैं वो चीज बताएंगे यहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आएगा आपके पास में क्या, ट्रांसपिरेशन। अब क्या मतलब है ट्रांसपिरेशन का? सो ये भी तो एक लॉस है, ये भी एक लॉस है। कुछ वाटर क्या होता है, लेट अस सपोज कुछ वाटर इन्फिल्ट्रेट करके ग्राउंड के नीचे पहुंच गया, इन्फिल्ट्रेशन हुआ, इन्फिल्ट्रेट करके कुछ पानी कहां पहुंचा, ग्राउंड के नीचे पहुंचा। ग्राउंड के नीचे पहुंच के प्लांट्स की जहां पे रूट्स थी वहां पे जाके इकट्ठा हो गया रूट्स में। अब होता क्या है कि ट्रांसपिरेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है, रूट्स से पानी एब्जॉर्ब होगा। अब वो कहां पे मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा थ्रू द ट्रंक पार्ट। अब ये भी बताया था ट्रंक का मतलब क्या होता है, थ्रू द ट्रंक पार्ट वो पानी कहां पे मूव करेगा, लीव्स में मूव करेगा, ऊपर की साइड मूव करेगा, एंड वो प्लांट्स की बॉडी को लीव करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगा तो होगा क्या, जो पानी हमारा लीव्स में गया, जो रूट्स में गया पानी, रूट्स उसको एब्जॉर्ब करेंगी, एंड एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा, वो पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा ट्रंक पार्ट में, और लीव्स के थ्रू वो प्लांट की बॉडी को लीव कर देगा। पत्तियों के जो लीव्स होती है ना, लीव पत्तियां जो होती हैं, उन लीव्स में छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, उन वॉइड्स के थ्रू वो पानी क्या करेगा, बाहर आ जाएगा एटमॉस्फेयर में। किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। ये भी क्या है एक तरह से, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन। इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आया समझ में प्रोसेस, क्या मतलब है ट्रांसपिरेशन का? इवेपोरेशन क्लियर हो गया, वाटर का कन्वर्ट होना किसमें, वेपर में। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब आ गया समझ में, ट्रांसपिरेशन का मतलब समझ में आया, द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर लीव्स द बॉडी ऑफ अ प्लांट। वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वाटर प्लांट की बॉडी को क्या करता है, लीव करता है थ्रू द लीव्स, पत्तियों के थ्रू, जो पत्तियों में जो वॉइड्स होते हैं ना उसके थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? चलो ट्रांसपिरेशन हुआ। अब एक आती है प्रोसेस इवेपोर ट्रांसपिरेशन, ये भी एक लॉस है। इवेपोरेशन का मतलब है वाटर कन्वर्ट हो गया किसमें, वेपर में। ट्रांसपिरेशन में भी तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पत्तियों में से बाहर निकल रहा है पानी, प्लांट की बॉडी को लीव कर रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है इस प्रोसेस में भी। वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू। ठीक है, चलो एक्चुअली में जहां पे हम क्रॉप्स को लगाते हैं, क्रॉप कहां पे होगी, फील्ड में होगी, उसके आसपास मिट्टी होगी चारों तरफ, मिट्टी में पानी होगा। ठीक है, दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही होती है, ट्रांसपिरेशन भी चल रहा होता है साथ साथ, और इवेपोरेशन। सराउंडिंग जो है, मिट्टी जो है जहां पे पानी भरा हुआ है, वहां से क्या हो रहा होगा, पानी का इवेपोरेशन हो रहा होगा, और प्लांट्स की बॉडी में से भी पानी क्या कर रहा होगा, प्लांट को लीव कर रहा होगा। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आया समझ में? अब दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही है। तुमने क्रॉप को लगा रखा है फील्ड में, फील्ड में से इवेपोरेशन भी हो रहा है, और प्लांट की बॉडी में से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं, इवेपोर ट्रांसपिरेशन। इवेपोर ट्रांसपिरेशन आया समझ में? देखो नाम में लिखा ना, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, तो दोनों को एक साथ करके पढ़ाया जाता है इवेपोर ट्रांसपिरेशन, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रही होती है। फील्ड में जब हम बात करेंगे तो दैट इज ऑल्सो लॉस। ये भी क्या एक तरह से आपका लॉस ही होता है। अब इंटरसेप्शन का मतलब क्या है, एक होता है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन का मतलब क्या है कि जो प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन होने के बाद कुछ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर, कुछ तो रास्ते में इवेपोरेट हो गया, कुछ पानी तो रास्ते में जब आ रहा था ग्राउंड के ऊपर तभी रास्ते में इवेपोरेट हो गया, कुछ पानी क्या करेगा हमारे पास में, ग्राउंड पे गिर जाएगा, ग्राउंड पे गिरने के बाद अंदर इन्फिल्ट्रेट करेगा। क्लियर है? कुछ पानी क्या होगा, बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस होंगी रास्ते में, लाइक कोई बिल्डिंग बना रखी है आपने, है ना, उस बिल्डिंग के ऊपर रुक गया पानी, कोई गड्ढा है जमीन में उसमें आके इकट्ठा हो गया। कुछ पानी क्या करेगा, प्लांट्स की पत्तियों के ऊपर रुक जाएगा, ऐसा भी होगा ना, लीव्स जो है लीव्स के ऊपर भी तो रुकेगा कुछ पानी। तो
इसको कहते हैं इंटरसेप्शन। अब वहां पे उन बेसिकली वो जो आपके पास में जहां जहां पे पानी आके रुक रहा है, जैसे कि कोई डिप्रेशन है, गड्ढा है, कोई लाइक जैसे सिंपल समझ सकते हो, आपके घर की छत पे पानी इकट्ठा हो जाता है, वो क्या एक तरह से इंटरसेप्शन है। अब उसके बाद इंटरसेप्शन, पानी रुका वहां पे आके, उसके बाद उस पानी के साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो पानी इवेपोरेट कर जाए, इवेपोरेट हो सकता है, या फिर वो ग्राउंड के अंदर चला जाए, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, या फिर वो ग्राउंड के ऊपर फ्लो कर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्शन, मतलब किसी ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर आके पानी रुक गया और वहां से वो या तो इवेपोरेट कर सकता है या फिर वो इन्फिल्ट्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। आया समझ में? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इन्फिल्ट्रेशन, सॉरी इसको क्या कहते हैं, इंटरसेप्शन कहते हैं। और इन्फिल्ट्रेशन क्या है वो मैंने बता दिया डिटेलिंग में, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है। तो सारी प्रोसेस क्लियर हो गई है, क्या मतलब है। अब मुझे बताओ जरा, डीप पर्कुलेशन में क्या हुआ था, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जाने के बाद भी वो फ्लो कर रहा था, किसकी वजह से, सॉल्वेंट की वजह से। और सीपेज हेड डिफरेंस की वजह से, एक्स वाई जेड कहीं भी जा रहा है पानी। और पर्कुलेशन में सल्फेट की वजह से नीचे जाता जा रहा है पानी, और किसमें जाके मिक्स हो जाएगा, वाटर टेबल में जाके मिक्स हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन में जस्ट सॉइल के अंदर एंट्री हुई है पानी की ग्राउंड सरफेस पे से, दिस इज कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन। सो सारी प्रोसेस आई समझ में। अब डिफाइन कर दिया यहाँ पे, इनका सबका मतलब क्या है, आगे इनके बारे में टेक्निकल चीजें डिस्कस करते रहेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपके पास में, रन ऑफ। रन ऑफ है, अब क्या मतलब है रन ऑफ का, बहुत सारे लॉसेस बताए तुम्हें, अभी लॉसेस बताए, कौन कौन से लॉस हो सकते हैं, इवेपोरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन, ये सब लॉसेस ही तो हैं। रेनफॉल का जो बारिश का पानी आया था वो लॉस हो गया, किसी भी तरह से लॉस हुआ, तो ये सब लॉसेस है। रन ऑफ का मतलब क्या है, जब ये सारे के सारे लॉस पूरे हो जाएंगे ना, मतलब जितनी क्वांटिटी में इवेपोरेशन होना था इवेपोरेशन हो गया पूरा, इंटरसेप्शन होना था इंटरसेप्शन हो चुका, ट्रांसपिरेशन होना था ट्रांसपिरेशन भी हो चुका है, इन्फिल्ट्रेशन होना था इन्फिल्ट्रेशन भी हो चुका। अब ऐसा नहीं इन्फिल्ट्रेट करता ही रहेगा सॉइल में, इन्फिल्ट्रेशन ऐसा नहीं कि कितना भी पानी इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा सॉइल में, ऐसा नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पे आके रुक जाएगा, उसके बाद बहुत धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट होगा पानी, वो डिपेंड डिस्कस करेंगे इन्फिल्ट्रेशन जब डिस्कस करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सॉइल में इनफाइनाइट वाटर इन्फिल्ट्रेट करेगा, ऐसा नहीं है। कितना पानी इन्फिल्ट्रेट करेगा डिपेंड किस पे करेगा, उस सॉइल की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, उसके अंदर वॉइड्स कितने हैं, वो कितना पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। आया समझ में भाई, पानी जाएगा कहां पे, वॉइड्स में तो जाएगा, तो वॉइड्स में कितनी कैपेसिटी है पानी को स्टोर करने की, कितना पानी वॉइड्स में आके स्टोर हो सकता है, ये चीज पे डिपेंड करेगा इन्फिल्ट्रेशन कितना होगा। अब वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी, कितनी वाटर स्टोर कर सकता है हमारा सॉइल मास, ये कौन सा पैरामीटर बताता है, ये पोरोसिटी बताता है। देखो अब एक का आंसर है सिर्फ निकल गया, और ये मेरे ख्याल से क्लास में दूसरे दिन डिस्कस करा होगा जब सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाई होगी तुम्हें, कि पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो सिग्निफाइज द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल मास, कितना वाटर सॉइल में स्टोर होके हो सकता है, ये कौन बताता है, पोरोसिटी बताता है। लेकिन कितना स्टोर है ये कौन बताएगा, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताएगा तुम्हें, कितना पानी है ये तो बताता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, लेकिन मैक्सिमम वहां कितना सकता है ये बताता है तुम्हें पोरोसिटी। तो इन्फिल्ट्रेशन हो गया, इन्फिल्ट्रेशन जितना होना था हो चुका इन्फिल्ट्रेशन। अब इस चीज को तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो, इसको ऐसे रिलेट करो तुम, इन्फिल्ट्रेशन ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट वाटर इन्फिल्ट्रेट होता रहेगा। जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, जैसे चाय बनाई हमने, चाय बनाने के बाद उसको हम छन्नी में से छानने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशियली चाय बहुत तेजी से जाएगी, पास करेगी उसमें से, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा वो चाय बाहर ओवरफ्लो होके गिरने लग जाएगी, ऐसा होगा ना भाई। चाय छान रहे हो तुम, उसमें से क्या हो रहा है, नीचे जाती जा रही है चाय आराम से, जब तक वॉइड्स के पास कैपेसिटी है, जिस समय पे पूरे के पूरे वॉइड्स फिल हो गए उस समय पे क्या होगा, ओवरफ्लो के बाहर गिरने लग जाएगी। सो आया समझ में कि कितना, ये बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन ही तो था, ये इन्फिल्ट्रेशन ही तो था। यहाँ पे तुम पानी को पास करवा रहे हो किसमें से, ग्राउंड में से, और वहां पे तुमने किसको पास कराया, चाय को सीन में से पास कराया, जस्ट यही तो है सिंपल। तो सेम यहाँ पर भी होगा सॉइल में, सॉइल में से जब तक वॉइड्स अवेलेबल है तब तक पानी को इन्फिल्ट्रेट कर लेगी वो, जब उसके वॉइड्स फिल हो जाएंगे तब क्या होगा, पानी इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा। सो ये सब थे। अब लॉसेस हो चुके, इवेपोरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, इंटरसेप्शन, सारे जितने भी लॉस होने थे हो चुके। अब होगा क्या, कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर जो बचा लॉसेस के बाद में, वो क्या करेगा, ग्राउंड के ऊपर फ्लो करेगा। ऐसा होता है, देखा होगा सबने, बारिश हो गई, बारिश के बाद में क्या होता है, पहले तो लॉसेस होंगे सब, लॉस होने के बाद जो पानी बचेगा, एक्सेस रेनफॉल जो बचेगा, बारिश लॉसेस के बाद जो पानी बचा बारिश का, वो कहां पे फ्लो करेगा, वो ग्राउंड के ऊपर फ्लो करेगा। अब जब वो ग्राउंड के ऊपर फ्लो करेगा तो कहां पर जाकर मिलेगा, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में जाकर मिक्स हो जाएगा। दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज रन ऑफ। इसको क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं। ये क्या है आपके पास, रन ऑफ है। सो रन ऑफ का मतलब आया समझ में, रन ऑफ मतलब वो बारिश का पानी जो कि लॉसेस पूरे होने के बाद में ग्राउंड के ऊपर फ्लो करेगा, इस पार्ट को क्या कहते हैं,
रन ऑफ कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रन ऑफ। अब ये कहां पर मिलेगा जाके, ये रिवर्स स्ट्रीम में जाके मिक्स हो जाएगा। अब ये भी रन ऑफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रन ऑफ के भी पार्ट होंगे, एक होगा सरफेस रन ऑफ, दूसरा क्या होगा, सब सरफेस रन ऑफ होगा। कुछ पानी तो ऐसा होगा जो कि ग्राउंड के सरफेस पे फ्लो कर रहा है और किस में जाकर मिक्स हो रहा है, स्ट्रीम्स में। इसको बोल दिया तुमने सरफेस रन ऑफ। इसे क्या बोल दिया हमने, यानी कि सरफेस पे रन ऑफ जो मिल रहा है तुम्हें, इसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। कुछ पानी ऐसा होगा जो कि इनफिल्ट्रेट होकर नीचे जाएगा, वाटर टेबल में मिलेगा और उसके बाद किस में जाएगा, रिवर्स स्ट्रीम में जाके मिक्स होगा। आया समझ में भाई, इन्फिल्ट्रेशन भी तो हुआ, इन्फिल्ट्रेट करके कुछ पानी गया अंदर वाटर टेबल के अंदर, और वाटर टेबल में जाने के बाद में वो किस में मिक्स होगा, रिवर्स स्ट्रीम में जाके मिक्स होगा। तो ये यहां पर भी पानी फ्लो तो करा होगा ना रिवर्स में जाने के लिए, फ्लो करा होगा नहीं करा होगा, लेकिन ये जो फ्लो हो रहा है पानी का, पानी रिवर्स में जाके मिक्स हो गया, स्ट्रीम्स में जाके मिक्स हुआ, ये कहां पर हो रहा है, ग्राउंड के नीचे। इसको क्या बोलेंगे, सब सरफेस रन ऑफ करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सब सरफेस। सो आया समझ में सब सरफेस रन ऑफ क्या है, सब सरफेस रन ऑफ क्या है, बताओ। सरफेस रन ऑफ वो एक्सेस पानी, लॉसेस होने के बाद में जो एक्सेस पानी बचा वो ग्राउंड के ऊपर फ्लो कर रहा है और किस में जाके मिक्स हो गया, रिवर्स स्ट्रीम से। इसको क्या बोलते हैं, इसको सरफेस रन ऑफ कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस रन ऑफ। अब कुछ पानी क्या होगा जो इन्फिल्ट्रेट करके अंदर गया है ना, वो किस में जाएगा, वाटर टेबल में गया, वाटर टेबल में जाने के बाद वो उसके बाद किस में मिक्स होगा जाके, रिवर्स में स्ट्रीम्स में। अब ये भी रन ऑफ ही है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, ये ग्राउंड के नीचे हुआ, इसको कहेंगे क्या, सब सरफेस रन ऑफ कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द सब सरफेस रन ऑफ। अब ये सब सरफेस रन ऑफ की सिर्फ एक कैटेगरी थी, ये परकोलेटेड वाटर मिला ना उसमें जाके, भाई जो वाटर टेबल में जाके मिक्स हुआ परकोलेटेड वाटर ही तो था वो, उसके बाद वो रिवर स्ट्रीम्स में गया, तो ये एक कैटेगरी थी। एक जो पानी सीप करके जा रहा है, सीप करके भी तो गया ना कुछ पानी, क्या जो पानी सीप करके जा रहा है वो भी तो जा सकता है स्ट्रीम्स में, बोलो आया नहीं आया समझ में। सीपेज का मतलब अभी बताया था ना, एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वाई डायरेक्शन में भी होगा एंड जेड डायरेक्शन में भी होगा। तो जो पानी सीप करके जा रहा है वो भी तो मिल सकता है किसमें, रिवर्स स्ट्रीम्स में। तो ये भी क्या है, एक तरह से सब सरफेस रन ऑफ ही है। तो रन ऑफ पानी किस में जाके मिक्स हो रहा है, स्ट्रीम्स में। दो तरह से हो सकता है, एक सरफेस पे, दूसरा सब सरफेस पे। सरफेस पे फ्लो होता दिखाई देगा पानी तुम्हें, उसको क्या बोल दोगे, सरफेस रन ऑफ बोल दोगे। सब सरफेस जो ग्राउंड के नीचे गया पहले पानी और उसके बाद वो स्ट्रीम्स में जाके मिक्स होगा, इसको क्या कहेंगे, सब सरफेस कहेंगे। सब सरफेस रन ऑफ में भी दो चीजें आ गई आपकी, क्या, एक तो सीपेज वाला पानी, जो सीपेज वाला पानी मिक्स होगा जाके, दूसरा जो आपका वाटर टेबल में जाके पहले मिक्स हुआ उसके बाद वो रिवर स्ट्रीम में जाके मिक्स हो रहा है, दूसरा ये हो गया। आया समझ में। अब जो सीपेज वाला होता है उसको होने में, उसको स्ट्रीम्स में जाके मिक्स होने में बहुत कम टाइम लगता है। जो सीपेज होके पानी गया नीचे, जो स्ट्रीम्स में मिलेगा उसको बहुत कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू जो वाटर टेबल में जाके मिला उसके बाद जो कि स्ट्रीम्स में जाएगा उसके कंपैरिजन में। ये यहाँ तक की कहानी क्लियर है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो रन ऑफ के बारे में बता दिया, रन ऑफ का मतलब क्या है, दो तरह की चीजें रहेंगी, सरफेस रन ऑफ प्लस सब सरफेस रन ऑफ। इसको कंबाइंडली क्या बोलेंगे हम, इसको रन ऑफ कहेंगे। सरफेस रन ऑफ के दो पार्ट हो गए ना, एक सरफेस हो गया, दूसरा सब सरफेस हो गया। क्या बन गया आपके पास है, रन ऑफ बन गया। उसके बाद आगे आएगा आपके पास में क्या, हाइड्रोग्राफ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसका एनालिसिस करना, कैसे पता लगाएंगे कितना रन ऑफ वगैरह होगा आपका ना। फ्लड वगैरह के बारे में टॉपिक है आपका पूरा। फ्लड डिस्चार्ज आपको पता करना है, यानी कि कितना मैक्सिमम डिस्चार्ज रिवर वगैरह में फ्लो करके आ रहा होगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता कि कितना मैक्सिमम डिस्चार्ज रिवर में फ्लो करके आ सकता है, तो कैसे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे, क्या कर देंगे उसकी डिजाइनिंग हम। पहले तो यही पता करना होगा ना कि भाई कितना मैक्सिमम वाटर रिवर्स के अंदर फ्लो करके आ सकता है। अब वाटर आएगा कहां से, रन ऑफ से तो आएगा ना भाई। इन्फिल्ट्रेट हो गया पानी, लॉस हो गए, अब जो पानी एक्सेसिवली फ्लो कर रहा है वही कहां पे जाएगा, रिवर्स में जाएगा, स्ट्रीम्स में जाएगा। तो रन ऑफ वाला पानी तो जा रहा है वहां पे। आया समझ में। तो अगर हमें ये नहीं पता कि कितना मैक्सिमम फ्लड, कितना डिस्चार्ज आ सकता है मैक्सिमम रिवर के अंदर, तो हम कैसे उसकी डिजाइनिंग करेंगे, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स की कितनी हाइट देनी है, क्या रखना है, वो पता ही नहीं लगेगा हमें कुछ भी। तो उससे रिलेटेड टॉपिक है, हाइड्रोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन मिला कि क्या है मतलब हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट में कौन कौन सी प्रोसेस हमने पढ़नी है। सिंपल से चीजें हैं सारी की सारी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स तुम्हें पता होंगी अगर तुमने पुराने वाले सब्जेक्ट प्रॉपर तरह से पढ़ रखे हैं। तो खुद से खुद आंसर कर दोगे तुम, अगर नहीं पढ़ रखे तो उसमें फिर मेरा मेहनत बढ़वाओगे तुम और कुछ नहीं, मुझे दोबारा बताना पड़ेगा वही सारी चीजें। चलिए ठीक, तो ये था आपके पास में जस्ट इंट्रोडक्शन बता दिया, सिलेबस क्या क्या कवर करना है। अब इन प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में क्या है, चैप्टर नंबर 1 है, क्या है चैप्टर, इंट्रोडक्शन। हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर है आपके पास में क्या, इंट्रोडक्शन। चैप्टर इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें
अभी तो स्टार्टिंग में बताया था कि सब्जेक्ट अभी पढ़ लो आराम से। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि तुम सारे सब्जेक्ट को आपस में लिंक कर दोगे अगर सही तरह से पढ़ोगे तो। अब देखो सॉइल की एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई होगी तुम्हारी, जो सॉइल में कॉन्सेप्ट बताए होंगे मैंने। जिसने सॉइल साइज से पढ़ रखी थी उसको बिल्डिंग मटेरियल की चीजें काफी आसान लगी होंगी, वॉइड्स वगैरह का जहां पर भी पार्ट आता था, क्योंकि सब एप्लीकेशन थी कॉन्सेप्ट से। हाईवे में भी सॉइल की एप्लीकेशन आ जाती है, हाईवे में भी हाइड्रोलॉजी में आ रही है, अभी बीएम में आ चुकी, इन्वायरमेंट में आएगी। जब इन्वायरमेंट पढ़ोगे ना, इन्वायरमेंट में एप्लीकेशन आएगी आपकी पूरी, खूब एप्लीकेशन आएगी खूब। इरिगेशन में एप्लीकेशन आएगी, इरिगेशन में तो पढ़ लो आराम से, सही से सीख लो और सारी की सारी चीजें आप आपस में लिंक करनी सीख जाओगे। चलो क्या है इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। सबसे पहले मतलब क्या है कि भाई हाइड्रोलॉजी क्या मतलब होता है। अब ये हाइड्रो का मतलब सिंपल क्या होता है, वाटर एंड लॉजी मतलब एक तरह से साइंस। लॉजी का मतलब क्या है, साइंस मतलब वाटर का साइंस। हाइड्रोलॉजी मींस वाटर का साइंस, साइंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या है, साइंस ऑफ वाटर। एंड इस सब्जेक्ट में बेसिकली करना क्या है, हमें ये पता करना है कि किस किस फॉर्म में वाटर अर्थ के सरफेस पे अकर कर रहा है, कौन कौन से फॉर्म्स हैं। ठीक है, कौन कौन से फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। वेपर्स भी तो एक फॉर्म ही है ना, वेपर भी एक फॉर्म है, ट्रांसपिरेशन, ये सब क्या है, फॉर्म है अलग अलग तरह के। रेनफॉल, ये सब प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। किस किस फॉर्म में आकर कर रहा है वाटर, किस किस फॉर्म में उसका सर्कुलेशन हो रहा है अर्थ के सरफेस में। वाटर सर्कुलेट करता रहता है, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर एक ही फॉर्म में रहेगा पानी। आज लिक्विड के फॉर्म में है तो कल वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर से किसी फिर से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। सो ये कैसे कैसे सर्कुलेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो रहा है उसका अर्थ के सरफेस से, ये चीज हमें मेनली डिस्कस करनी है किसके अंदर, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर है। सो यही आपको बताना है यहाँ पे। हाइड्रोलॉजी का मीनिंग क्या है, बेसिकली हाइड्रोलॉजी बेसिकली मींस द साइंस ऑफ द वाटर। इसमें डिस्कस क्या करना है, हमें डिस्कस करना है सिंपल तीन चीजें। उसका अकरेंस, किस किस फॉर्म में अकर कर रहा है, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अकरेंस, सर्कुलेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर, ये चीज आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द हाइड्रोलॉजी। लिखो जरा हाइड्रोलॉजी, ऐसे लिख लो। हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, हाइड्रो प्लस लॉजी। हाइड्रोलॉजी मतलब वाटर प्लस साइंस, वाटर प्लस साइंस। लिखो जरा एक लाइन लिखो जस्ट, साइंस ऑफ वाटर। क्या मतलब है हाइड्रोलॉजी का, साइंस ऑफ वाटर। लिखो साइंस ऑफ वाटर। साइंस ऑफ वाटर लिखो। It is a science which deals with, it is a science which deals with it is a science which deals with the occurrence, it is a science which deals with the occurrence comma circulation, occurrence comma circulation, occurrence comma circulation and distribution of water, and distribution of water, and distribution of water on the earth and its atmosphere, 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 on the earth and its atmosphere। ये बेसिक मीनिंग था हाइड्रोलॉजी का। सिंपल क्या है, साइंस ऑफ द वाटर, वाटर की स्टडी करनी है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस डिस्कस करने हमने, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन डिस्कस कर ली। किस तरह से चीजें यहाँ के जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होंगे, किसमें आपके इन्वायरमेंट में यूज होंगे, इरिगेशन में यूज होंगे, जब डिजाइनिंग करोगे डैम्स वगैरह की उसमें यूज होंगे। तो सारी चीजें लिंक ही तो हैं। फ्लूइड भी यूज होती है, सॉइल भी यूज होती है, हाइड्रोलॉजी भी यूज होगी। ठीक है, सारी चीज यूज होती है डिजाइनिंग में, सब चीजें रिलेटेड तो है। रिटेनिंग वॉल के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है ये सॉइल में पता करा, डिजाइनिंग कहां पर जाकर करी, आरसीसी में डिजाइनिंग करी विद द हेल्प ऑफ सोम स्ट्रक्चर, इस सब की हेल्प से। बताओ सारी चीजें लिंक तो हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास में, जो नेक्स्ट आता है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। एक जस्ट बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं इसको, वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या मतलब होता है, सिंपल अभी बताया था कि वाटर ऐसा नहीं कि जिंदगी भर एक ही फेज में रहेगा। फेज का मतलब क्या होता है, वेपर्स वगैरह, गैसेस, ये सब फेज ही तो होते हैं। सो वाटर क्या करता है, कंटिन्यूअसली अपना फेज चेंज कर रहा होता है, कंटिन्यूअसली अपना फेज चेंज कर रहा होता है। किस किस तरह से वो फेज चेंज करता है अर्थ के सरफेस में, एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर
वाटर साइकिल लिखो जरा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल, वाटर साइकिल। क्लियर है? चलिए अब क्या मतलब है इसका? यही है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, एक फेज से वाटर दूसरे फेज में मूव कर रहा है, इसी चीज को क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। साइकिल मतलब साइक्लिक मूवमेंट, साइक्लिक मूवमेंट का मतलब समझते हैं ना, मूव करना। अब ये इसका कोई पता है क्या हमें कि कहां से शुरू होती है? इसमें मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब कि स्टार्टिंग कहां से होती है इसकी? कुछ हमें जानकारी नहीं है कि इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी हमें कुछ नहीं पता। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर एक फेज से दूसरे फेज में मूव करेगा, स्टार्टिंग कहां से होती है, सबसे पहले क्या था, वेपर थे, लिक्विड थे, हमें कुछ नहीं पता। सो जस्ट समझने के हिसाब से हम कुछ मान के चलेंगे रेफरेंस, भाई स्टार्टिंग करनी है तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग करनी होगी ना। सो हम लेके चलेंगे रेफरेंस लेके चलेंगे। तो पहली बात तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या है? वाटर का साइक्लिक मूवमेंट फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, एक फेज से दूसरे फेज में वाटर क्या कर रहा है, साइक्लिक वे में मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल कहते हैं इसको। अब क्या क्या प्रोसेस होती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, वाटर साइकिल में, अभी एक डायग्राम यहाँ पे बना के देखेंगे, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा, उससे पूरी तरह क्लियर हो जाएगी चीज। अब जरा यहाँ पे आप कुछ पॉइंट लिखो, एक दो पॉइंट लिखो पहले, उसके बाद बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे करना, कुछ नंबर में बोल रहा हूँ, 0 1 2 3 इस तरह से लिखते चलो नंबर। देखो 0 ऐसे लिखना डाउन वे में, 0 उसके बाद 1 2 3 4 9 तक लिख लो सारे, 9 तक लिखो सब नंबर्स, 9 तक लिखिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें 0 के सामने मेंशन करो इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन, इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन, इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन, इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन। सेकंड लिखो रेन ड्रॉप इवेपोरेशन, सेकंड फर्स्ट मतलब फर्स्ट के सामने लिखो रेन ड्रॉप इवेपोरेशन। सो 0 के सामने हो गया इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन, सेकंड में क्या लिखा आपने 1 के सामने रेन ड्रॉप इवेपोरेशन लिखा, सेकंड में लिखो सेकंड के साथ जो मतलब सेकंड नंबर पे जो है इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन। थर्ड वाले के सामने लिखो क्या, ट्रांसक्रिएशन, थर्ड वाले के सामने लिखो ट्रांसक्रिएशन। फोर्थ के सामने लिखोगे क्या, इवेपोरेशन फ्रॉम लैंड, इवेपोरेशन फ्रॉम लैंड, इवेपोरेशन फ्रॉम लैंड। फिफ्थ के सामने लिखो इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज, इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज, इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज। अब सिक्स के सामने लिखो सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ। सेवन के सामने लिखो इन्फिल्ट्रेशन, 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 सेवन के सामने लिखा इन्फिल्ट्रेशन। एट में लिखोगे ग्राउंड वाटर, एट में लिखेंगे ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। और नाइन्थ में क्या लिखेंगे, डीप परकोलेशन, नाइन्थ में लिखेंगे डीप परकोलेशन, नाइन्थ में लिखेंगे डीप परकोलेशन, डीप परकोलेशन। अब देखो जरा क्या मतलब है। तो सारी प्रोसेस आगे समझ में, इनको डिफाइन तो कर दिया कि इसका मतलब क्या होता है, डीप परकोलेशन सारी प्रोसेस समझ लिया, उसको डायग्राम फॉर्म में देखते हैं। इस तरह से अब जैसे बताया कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है हमारे पास में कि कहां से शुरू होती है, समझने के लिए जस्ट हमने उठा लिया कहां से शुरू होगी, ओशन से शुरू होगी। इवेपोरेशन से स्टार्टिंग मान के चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि इवेपोरेशन से स्टार्टिंग होती है, कहीं से भी शुरू हो सकती है, कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास कहां से स्टार्टिंग होती है। सो ये है आपके पास में क्या, ओशन है, ये ओशन है, यहाँ पे क्या है, पानी है आपका पूरा का, ठीक। अब इधर क्या होगा, यहाँ पे एक सन है, ठीक है, ये है सन, ठीक, ये सन है, सन है। अब होता क्या है कि जैसे इवेपोरेशन है, क्लियर। अब देखो समझो यहाँ पे जरा क्या होता है। अब ये जो सन है बेसिकली, इससे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, हीट ट्रांसफर हो रही है कहाँ पे, फ्रॉम दिस सन टू द वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स को, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, बिकॉज जो हीट एनर्जी जो इनको सप्लाई हुई, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन को आगे टॉपिक में। अभी जस्ट यहाँ पे समझो कि जो एनर्जी मिल रही है ना पार्टिकल्स को, हीट एनर्जी मिल रही है, हीट रेडिएशंस मिल रही है, इसकी वजह से जो पार्टिकल होते हैं ये यहाँ से बाहर निकल कर आएंगे,
इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, अब जिस भी इंसान को एनर्जी मिलेगी वो क्या करेगा, बाहर जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी काम हो रहा है कि इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिली और जब इनको एनर्जी मिली तो ये कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। ठीक है, अब बाहर आ गए ये पार्टिकल, यहाँ से बाहर निकल के, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल कर आए और बाहर निकल कर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, विल गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर। एक चीज हमें पता होगी, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन एक कूलिंग फिनोमेना होता है, कूलिंग प्रोसेस होती है इवेपोरेशन। क्या मतलब है कूलिंग प्रोसेस होती है इवेपोरेशन, इसको डिस्कस करेंगे हम। इतनी अच्छी अच्छी इसकी एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ में जो हम समझ सकते हैं, जैसे कि जब हम कभी रनिंग कर आए, मेहनत करके आए, पसीना आया बॉडी से काफी, उसके बाद हमें ठंडा फील होने लगता है पसीना आने के बाद में, ठीक है, ठंडा फील होता है, वो इवेपोरेशन का ही रोल आता है वहां पे निकल के। क्या मतलब एक्चुअली ऐसा यहाँ पे तो मुझे पता नहीं इधर भी होता है क्या हिली रीजन्स में, बाकी प्लेन एरियाज की ऐसी बहुत कॉमन कंडीशन है। जैसे कि मान लो गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है अभी आज के टाइम पे, तो क्या करते हैं लोग शाम के टाइम, रात के टाइम छत पे पानी डाल देते हैं, छत पे पानी डाल दिया, अब उसके थोड़ी देर बाद क्या होती है, छत ठंडी हो जाती है, छत ठंडी हो गई, उसके बाद वहां पे सो जाते हैं मस्त। तो वो छत जो ठंडी हो रही है वो भी किसका एग्जांपल है एक तरह से, क्यों होती है वो इवेपोरेशन की ही वजह से होती है। अब कूलिंग फिनोमेना जो है ना इवेपोरेशन, वही उसके पीछे लगा हुआ है, प्रिंसिपल जो मेनली लगा हुआ है, वो सारे के सारे एप्लीकेशन निकल कर आएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, वो डिस्कस करेंगे आगे चल के। चलो ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गए, वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद क्या करेंगे, दे विल फॉर्म द क्लाउड्स। ये क्या फॉर्म करेंगे, क्लाउड्स फॉर्म करेंगे। वो आगे डिस्कस करेंगे हम, जस्ट कैसे प्रेसिपिटेशन आएगा वहां पे बताऊंगा इसके बारे में पूरा। क्लाउड्स फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो प्रोसेस हुआ आपका, यहाँ से जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल कर गए और निकलने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गए, वेपर्स में कन्वर्ट हुए। सो वाटर कन्वर्ट हुआ किसमें, वेपर में। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। इसी को क्या कहते थे, इवेपोरेशन कहते थे ना भाई, कन्वर्जन ऑफ द वाटर फ्रॉम द वाटर इनटू द लिक्विड, सॉरी वाटर इनटू द वेपर। वाटर कन्वर्ट हुआ किसमें, वेपर में। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। सो इवेपोरेशन हुआ, ये जो वाटर था यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, एनर्जी कहां से मिली, सन से एनर्जी मिली, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गए, वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इवेपोरेशन। सो ये इवेपोरेशन कहां से हुआ है, इवेपोरेशन फ्रॉम द ओशन, इवेपोरेशन फ्रॉम द ओशन। और ये आपने क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है इसको ना, ये जीरो लिखा था ना अभी, तो यहाँ पे क्या बना लो इसको, इसको जीरो लिखो, ये जीरो है। ठीक आया समझ में। फर्स्ट प्रोसेस इवेपोरेशन हुआ कहां से, ओशन से, और ओशन से इवेपोरेशन हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये क्या फॉर्म करेंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे, विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स, क्लाउड्स का फॉर्मेशन। अब होगा क्या, ये जो क्लाउड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ ना, कुछ क्लाउड्स अगेन कंडेंस हो जाएंगे और बारिश के फॉर्म में गिर जाएंगे किसके ऊपर, दोबारा से ओशन में। क्लियर है। सो सम ऑफ द क्लाउड्स तो क्या होंगे, दोबारा से कंडेंस होके यहीं पे बारिश करा देंगे, प्रेसिपिटेशन करा देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ क्लाउड्स क्या होंगे, ड्यू टू द विंड, विंड की वजह से यहां से मूव करेंगे और कहां पे जाएंगे, अर्थ के सरफेस की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। आया समझ में। सो कुछ क्लाउड्स तो क्या होंगे, दोबारा से इस ओशन के सरफेस पे क्या हो जाएंगे, रेनफॉल करा देंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, कंडेंस होके। और कुछ सम ऑफ द क्लाउड्स बिकॉज ऑफ द विंड, विंड की वजह से, ये क्या है यहाँ पे विंड है, विंड की वजह से कहां पे जाएंगे, अर्थ के सरफेस की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो ये है यहाँ पे, यहाँ पर आ गए क्लाउड। ठीक है, किसकी वजह से आए यहाँ पे, विंड की वजह से। ठीक, विंड की वजह से आ गए, विंड की वजह से यहाँ पर आ गए। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से इसने क्या कराया, प्रेसिपिटेशन करवाया, कुछ क्लाउड्स ने प्रेसिपिटेशन करवाया ना। प्रेसिपिटेशन को क्या बोला हुआ है आपने, कोई नंबर दिया था उसको, नहीं दिया नंबर, चलो कोई बात नहीं। अगर नंबर नहीं दिया तो इसको क्या बोल दो आप, इसको 10th बोल दे, 10th लिख लो, प्रेसिपिटेशन। ये हो गया प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेट हो गए। क्लियर है, प्रेसिपिटेट हो गए। अब यहां पे आने के बाद ये क्लाउड यहां पर आए, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे आ गए क्लाउड्स, अर्थ के सरफेस पे क्लाउड फॉर्म चुके हैं। अब यहाँ पे क्या कराएंगे, प्रेसिपिटेशन करवाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे प्रेसिपिटेशन होगा ना, ये प्रेसिपिटेशन होगा। यहाँ पे क्या है, कुछ ट्रीज वगैरह है, ये ट्रीज है यहाँ पे, और ये यहाँ पे मान लो आप, ये क्या है, एक तरह से ये हो गई हमारी क्या, स्ट्रीम। ये स्ट्रीम है, कोई वाटर बॉडी है, ये कोई वाटर बॉडी है। अब होगा देखो जरा, सारी की सारी प्रोसेस अब यहाँ पे आएंगे निकल के।
प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ मतलब कौन सी प्रोसेस है? nth। अब बताया आपको क्या कि कुछ प्रेसिपिटेशन का वाटर क्या करेगा, रास्ते में ही इवेपोरेट बैक हो जाएगा। कुछ प्रेसिपिटेशन का जो वाटर था वो रास्ते में ही इवेपोरेट बैक हो गया। तो जो पानी आ रहा था ना नीचे, ये कुछ पानी क्या करेगा दोबारा से रास्ते में ही इवेपोरेट हो जाएगा। क्या बोला था इसको हमने? रेन ड्रॉप इवेपोरेशन। रेन ड्रॉप्स का इवेपोरेशन हो गया रास्ते में। कौन सी प्रोसेस थी ये वन थी, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई, यानी कि कुछ पानी रास्ते में ही इवेपोरेट हो गया। दैट इज कॉल्ड एज अ रेन ड्रॉप इवेपोरेशन। सेकंड क्या लिखा हमने? अब देखो क्या होगा, कुछ पानी क्या करेगा बेसिकली आपका ट्रांसपायर होगा। ट्रांसपिरेशन भी तो होगा ना कुछ वाटर का। अब ट्रांसपिरेशन कैसे होगा आपका? यहां से बताया था ये जो रूट्स हैं बेसिकली इनके थ्रू वाटर ऊपर जाएगा एंड क्या करेगा, प्लांट की बॉडी को लीव करेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द, अब क्या नंबर था ट्रांसपिरेशन का? थर्ड। ये थर्ड प्रोसेस, ये थर्ड प्रोसेस हो गई। क्लियर है? ये थर्ड प्रोसेस हो गई। अब कुछ पानी क्या करेगा, इंटरसेप्ट भी होगा। कुछ पानी इंटरसेप्ट भी होगा। इंटरसेप्ट होने का मतलब क्या है? कुछ पानी रुक जाएगा कहां पे? ऑब्स्ट्रक्शंस में। ऑब्स्ट्रक्शन लाइक कोई बिल्डिंग बना दी हमने, पेड़ों की पत्तियों के ऊपर रुक जाएगा कुछ पानी, और यहां पे रुकने के बाद क्या करेगा वो दोबारा से इवेपोरेट हो जाएगा। इसको क्या कहा था हमने? हाँ नहीं, नंबर क्या था? सेकंड नंबर था ना, ये सेकंड नंबर था। सो ये सेकंड प्रोसेस है। आया समझ में? सो क्या हो गया आपके पास में? फर्स्ट हो चुका, जीरो फर्स्ट हो गया ना, हाँ फर्स्ट हो चुका, सेकंड हो चुका, थर्ड भी हो चुका, फोर्थ क्या है? इवेपोरेशन फ्रॉम द लैंड। इवेपोरेशन फ्रॉम द लैंड। अब क्या मतलब है इसका? कुछ वाटर क्या करेगा आपका यहाँ पे ग्राउंड की सरफेस पे भी फॉल करेगा, है ना। जो रेनफॉल का पानी आ रहा है वो कुछ वाटर आपका ग्राउंड के सरफेस पे भी फॉल करेगा। ग्राउंड के सरफेस पे फॉल करने के बाद वो क्या करेगा दोबारा से इवेपोरेट हो जाएगा। सम ऑफ द वाटर विल गेट्स इवेपोरेटेड। क्या कहा था इसको हमने? ये फोर्थ था। ठीक है, ये फोर्थ प्रोसेस थी। अब कुछ पानी जो बेसिकली यहाँ पे फॉल करा, जो ग्राउंड के सरफेस पे गिरा, इवेपोरेट हो गया। कुछ पानी तो इवेपोरेट हो गया। कुछ पानी ग्राउंड के सरफेस से फॉल करने के बाद कहां पे मूव करेगा? ग्राउंड के अंदर मूव करेगा ना। ग्राउंड के अंदर भी तो मूव करेगा कुछ पर्टिकुलर वाटर। तो कुछ पानी यहां से फॉल करने के बाद इस तरह से कहां जाएगा? ग्राउंड के अंदर जाएगा। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? दिस इज कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन। क्या नंबर था? ये इन्फिल्ट्रेशन हो गया आपके पास में। ठीक है, दिस इज इन्फिल्ट्रेशन। ये इन्फिल्ट्रेशन है। अब ये वो नंबर यहां पर क्या बनाकर दिखाया है? ये इम्परमिएबल लेयर है। ये है इम्परमिएबल लेयर है। दिस इज इम्परमिएबल लेयर। अब बताया था कि भाई इन्फिल्ट्रेशन हो चुका पानी का इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद कुछ पानी क्या करेगा? डीप परकोलेट होगा। परकोलेट भी तो होगा ना कुछ पानी। इन्फिल्ट्रेट होने के बाद कहां पर जाएगा पानी? अभी देखो ये है आपके पास में ग्राउंड वाटर। कुछ पानी आया परकोलेट हो गया, और परकोलेट ये आया नीचे इन्फिल्ट्रेट हो गया, किस में आके मिक्स हो गया? ग्राउंड वाटर में मिक्स हो गया। और वाटर टेबल के लेवल को क्या करवाएगा? राइज करवाएगा। आया समझ में प्रोसेस? सो कुछ पानी यहाँ पे ग्राउंड वाटर के अंदर आकर मिल गया। बोलो चीज क्लियर है? ठीक है। अब ग्राउंड वाटर में आके पानी मिला, दैट इज कॉल्ड, अपनी वेट की वजह से नीचे फ्लो कर आया, ग्राउंड वाटर में आके मिला। अब इसमें से भी कुछ पर्टिकुलर पानी क्या करेगा? और नीचे मूव करता जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीपर्कुलेशन बोलेंगे। और डीपर्कुलेट होने के बाद भी जो यहाँ पे इम्परमेबल लेयर थी, इसके अंदर जो भी कोई छोटे मोटे क्रैक रहे होंगे, इसके अंदर क्या करेगा? एंटर करेगा। इसको क्या कहते हैं? डीपर्कुलेशन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डीपर्कुलेशन। क्या नंबर था इसका? 9th का। इसको कहते हैं 9th। दिस इज कॉल्ड एज 9th। क्लियर है? सो 9th भी हो गया। अब होगा क्या? लाइक जैसे इन्फिल्ट्रेशन हो चुका आपके पास में, इन्फिल्ट्रेशन भी हो गया, इवेपोरेशन भी हो चुका है ना, ट्रांसपिरेशन भी हो चुका है, ट्रांसपिरेशन भी हो चुका है। अब बचता क्या है? जब सारे के सारे लॉसेस पूरे हो जाएंगे ना, इंटरसेप्शन भी हो चुका, इंटरसेप्शन भी हो गया ना, जब सारे के सारे लॉसेस पूरे हो जाएंगे तो लॉसेस होने के बाद में कुछ पर्टिकुलर जो रिमेनिंग वाटर है, पहले लॉसेस पूरे होंगे। लॉसेस कौन कौन से हैं? रेनफॉल, ये सॉरी इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ये आपका इन्फिल्ट्रेशन, ये सब क्या है? लॉसेस हैं। ये सब लॉसेस हैं। लॉसेस पूरे होने के बाद में कुछ पर्टिकुलर वाटर अब क्या करेगा? इस ग्राउंड के सरफेस पे इस तरह से क्या करेगा? मूव करेगा और किस में जाके मिक्स होगा? वाटर बॉडीज के अंदर जाकर मिक्स होगा। इसको क्या कहते हैं? इसे सरफेस रन ऑफ कहते हैं।
ये पूरा रन ऑफ नहीं है, ये रन ऑफ का जस्ट एक पार्ट है। इस पार्ट को क्या कहते हैं? सरफेस रन ऑफ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ सरफेस रन ऑफ। क्या नंबर था इसका? चलो ये 6 प्रोसेस हो गई, ये 6 हो गई। तो ये किसमें आके मिक्स हुआ? वाटर बॉडीज में आके मिक्स हो गया। इसको क्या कहते हैं? सरफेस रन ऑफ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ सरफेस रन ऑफ। अब जैसे ये सरफेस रन ऑफ आकर किसमें मिक्स हुआ? स्ट्रीम्स के अंदर आके मिक्स हुआ। इसको क्या बोलने लग जाएंगे? स्ट्रीम रन ऑफ बोलने लग जाएंगे। आया समझ में? भाई ग्राउंड के सरफेस पे आ रहा है पानी फ्लो करके, कहां पर आकर मिक्स हो गया? रिवर्स बॉडी में, स्ट्रीम्स में आके मिक्स हुआ। तो ये क्या है आपका? सरफेस रन ऑफ था। अब जैसे ही ये मिक्स हुआ किसके अंदर? स्ट्रीम्स के अंदर। जैसे ये मिक्स हुआ इसको क्या बोलने लगेंगे? स्ट्रीम रन ऑफ बोलने लग जाएगा। ये आई प्रोसेस समझ में? सो ग्राउंड के ऊपर आ रहा था फ्लो करता हुआ, कहां पर आके मिक्स होगा? स्ट्रीम्स में। अब जैसे ही मिक्स हुआ स्ट्रीम्स में, क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रीम रन ऑफ कहेंगे। इसको स्ट्रीम रन ऑफ कहेंगे। क्लियर है चीज? अब होगा क्या? ये ग्राउंड वाटर है आपके पास में। अभी बताया था कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर ऐसे भी तो जाएगा वाटर बॉडीज में मिलने। क्या कहते हैं इसको? सब सरफेस रन ऑफ कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ सब सरफेस रन ऑफ। इसको सब सरफेस रन ऑफ कहते हैं। इसका भी नंबर लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है। चलो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे ना। सब सरफेस रन ऑफ है। अब रन ऑफ के दो कंपोनेंट आ गए, एक कंपोनेंट सरफेस और दूसरा सब सरफेस। सरफेस में ये बताया सरफेस रन ऑफ ये है, यहां पे लिख लो ना, सब सरफेस रन ऑफ है। सब सरफेस रन ऑफ है। क्लियर है? अब सब सरफेस रन ऑफ के भी दो कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट कौन सा था? सीपेज वाला। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा था? जो ग्राउंड वाटर में मिलने के बाद जो पानी अंदर गया। अब सीपेज वाला मैंने बताया कि बहुत जल्दी हो जाता है। सीपेज वाला बहुत जल्दी उसमें जाके मिक्स हो जाता है, लेकिन ग्राउंड वाटर वाले को मिलने में टाइम लगता है। ये जो ग्राउंड वाटर वाला कंपोनेंट उसमें जाके मिक्स हो रहा है ना, इसको कहते हैं बेस फ्लो। इसे क्या कहते हैं? बेस फ्लो कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ बेस फ्लो। इसके बारे में आगे डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे जब रन ऑफ को पढ़ेंगे। अभी के लिए बता दिया। तो ये सारी प्रोसेस आगे समझ में बताओ। इसमें नंबर कोई बचा है क्या? 5th बचा है। क्या था 5th? तो यहां से इवेपोरेशन दिखा दो इसमें। लो ये 5th है, इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज। अभी कोई बचा है? 8 बचा है। क्या? अच्छा यहाँ पे नंबर नहीं डाला कुछ? लो अब ठीक है, ये 8th है। बताओ क्लियर है प्रोसेस? क्या मतलब था? ये देखो जरा, अब ये बताओ यहाँ पे क्या पानी का साइक्लिक मूवमेंट नहीं हो रहा क्या? पानी यहां से चला वेपर्स के फॉर्म में, क्लाउड बन गए, वहां पर पहुंच गया, उधर पहुंचा, अर्थ के सरफेस पे प्रेसिपिटेट हुआ, अगेन फिर से पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वेपर फिर से किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? पानी के फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो गई। पानी नीचे आया, इन्फिल्ट्रेट करके किस में आ गया? फिर से वाटर बॉडीज में फिर से मिक्स होने लगा। तो क्या पानी घूमता जा रहा है इस तरह से? वेपर में बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, फिर से वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। दिस पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड एज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर, और इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये सारी की सारी प्रोसेस तुम्हें देखने को मिलेगी। हमें ये नहीं पता है स्टार्ट कहां से हुई, जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए क्या मान लिया था? ओशन से एक स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर कर लिया था। बाकी ये कोई जानकारी नहीं है किसी के पास भी कि भाई कहां से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। सो बना लिया था। इसकी डेफिनेशन लिखी हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की? नहीं लिखी? सो डायग्राम बना लो, अगर बनाना है तो। बस 1-2 दिन में मेन जो भी डिस्कशन होना है वो सब हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? सिर्फ फिर तो एप्लीकेशन बचती रहेगी। जो चीजें हैं नई नई हाइड्रोलॉजी में, वो सब तुम्हें 1-2 दिन में पता लग जाएंगी। जैसे आज पूरी हाइड्रोलॉजी का एक तुम्हें बेस पता लग चुका। अब कल से हम डायरेक्टली वर्ड यूज करेंगे क्या? इवेपोरेशन। कल से डायरेक्टली बोलेंगे भाई ट्रांसपिरेशन हो गया, इंटरसेप्शन हो गया, तो तुम्हें खुद से नहीं पता होगा कि हाँ ये मतलब है। अब ये तीनों सब्जेक्ट एक साथ सीक्वेंस में पढ़ेंगे, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन एंड ओसीएफ। ऐसे क्लाउड भी तो लिखो यहाँ पर। क्लाउड का फॉर्मेशन होता है ना, क्लाउड्स।
देखो कितना सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल है नहीं है? है सिंपल, बट एक बात याद रखो, सिंपल थिंग्स आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड। अभी स्टार्टिंग हुई है जस्ट। अब ऐसा एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम में तो नहीं होता, जेईई में, एसएससी में तो डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, बट कुछ कंपटीशन ऐसे भी हैं जिसमें जो सबसे सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहा होता है ना, वो सबसे ज्यादा गलतियां करवाता है। यहाँ पे तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं एसएससी जेईई में, जो कि बताओ S इज इक्वल टू WG, कौन सा रिलेशन सही है? बट आज के टाइम पे जेईई का भी लेवल बढ़ रहा है, हर साल लेवल बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस के लेवल राइज होते जा रहे हैं। भाई कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है, बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे इंटेलिजेंट भी बहुत हो गए आज के टाइम पे, मतलब सोर्सेज ज़्यादा मिलने लगे ना, सोर्सेज ज़्यादा मिल रहे हैं, ऑनलाइन इतनी चीज़ें आ गई, कोचिंग्स हो गए, ये सब हो गए। पुराने टाइम पे क्या होता था, बुक्स होती थी, बुक्स में से पढ़ो जो खुद से पढ़ना है, अपने आप कॉन्सेप्ट बनाओ। एक और चीज होती थी NPTEL, बट अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बना लिया सब, देखो जरा। अभी दूसरी क्लास भी है तुम्हारी, नहीं है? कोई ऑनलाइन? क्या 1 बजे? इस बार तो जल्दी लॉकडाउन ओपन हो गया वैसे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। क्या क्या दोबारा हो सकता है? अभी थोड़ा सा वैसे लॉजिकली समझ नहीं आता कि भाई 1 मिनट में तो 4-4 लाख केस आने लगते हैं, हम और 1 मिनट में खत्म हो गए बिल्कुल। क्या कंडीशन है? टेस्ट भी कम हो रहा है ना। हो गया, लिखो हेडिंग क्या है? वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हेडिंग लिखो इसमें। साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम, क्या है? साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम one phase to other phase, in which water moves from one phase to other phase, in which water moves from one phase to another phase, having different, in which water moves from one phase to another phase, having different residence time, having different residence time, having different residence time in each phase, in each phase, residence time in each is having different residence time in each। आया समझ में? तो क्या है कि साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, वाटर एक फेज से दूसरे फेज में जो जा रहे हैं ना, हैविंग डिफरेंट रेजिडेंस टाइम इन ईच फेज। रेजिडेंस टाइम इन ईच फेज मतलब किसी एक फेज में दूसरे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रुकने के बाद में, है ना, किसी एक फेज में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रुकने के बाद में, ठीक। जैसे यहाँ पे रुकी कुछ वेपर्स के फॉर्म में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके बाद फिर किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, क्लियर है?
तो एक फेज से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर फेज में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रुकते हैं। हैविंग डिफरेंट रेजिडेंस टाइम, रेजिडेंस टाइम का मतलब रुकना, एक तरह से रुकने का टाइम, कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए आप किसी फेज में रुक रहे हो। ठीक, चलिए तो ये कंडीशन लिखो, चलिए हेडिंग डालो रेजिडेंस टाइम, लिख लो रेजिडेंस टाइम क्या होता है। रेजिडेंस टाइम, रेजिडेंस टाइम लिखो, एवरेज टाइम टेकन बाय वाटर पार्टिकल्स, 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 एवरेज टाइम टेकन बाय वाटर पार्टिकल्स in crossing one particular phase, in crossing one particular phase, in crossing one particular phase, in crossing one particular phase of hydrological cycle, of hydrological cycle, of hydrological cycle, of hydrological cycle। ठीक है, ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल लिख लिया, ठीक है सबने। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालो जरा, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया, नेक्स्ट हेडिंग है कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया, नेक्स्ट ऑफ द हेडिंग इज कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या मतलब है कैचमेंट एरिया का? बोलो। जिसमें रन ऑफ फ्लो करता है, जिसमें रन ऑफ फ्लो करता है, क्या मतलब है कैचमेंट एरिया का? वो एरिया जिस एरिया में से रिवर वाटर को कैच कर रही है, सिंपल मीनिंग है। द एरिया फ्रॉम वेयर रिवर इज कैचिंग दी वाटर, वो एरिया जिसमें से रिवर क्या कर रही है, वाटर को कैच कर रही है। लैंड का वो एरिया जिस एरिया में से रिवर पानी को कैच कर रही है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज अ कैचमेंट एरिया। जस्ट सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि सपोज एक बाउल रखो, बाउल कटोरा कोई है ना, इस तरह से, ये कंडीशन है। इसके बीच में कोई भी, मान लो ये एग्जांपल लिया हमने जस्ट, यहाँ पे कोई, ये इसको ऐसे रहने दो, ये बाउल है आपके पास। अब इस बाउल के अंदर कौन सा पानी जाएगा? जो इस यहां पे गिरेगा इसके अंदर ना, जो इसके अंदर गिरेगा यहाँ पे, वही पानी तो इसके अंदर एंटर करेगा, हाँ वही इसके अंदर एंटर करेगा ना। और जो पानी यहां पर आ रहा है, क्या वो भी इसके अंदर जाएगा क्या? नहीं। सो ये जो रिवर, ये जो इसको रिवर मान लो एक तरह से, या फिर ये बाउल जो है ये कहां से पानी को कैच कर रहा है? इस पर्टिकुलर एरिया में से, या बोलो इसी एरिया में से तो पानी को कैच कर रहा है। इस एरिया को क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया कहते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ कैचमेंट एरिया। सो वो एरिया जिस एरिया में से रिवर क्या करेगी, पानी को कैच करेगी। अब जैसे दूसरा समझो डायग्राम, इस तरह कि यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, रिवर है, स्ट्रीम मान लो, कुछ लिख लो, ठीक। देखो ये रिवर है, वाटर बॉडी है, यहां पर जो भी पानी आएगा, इधर जो भी पानी आएगा, वो सब पानी किस में जाएगा? इस रिवर के अंदर जाएगा, ठीक है। वो सारा पानी फ्लो करके यहीं पे तो जाएगा ना, यहाँ पे। और जो पानी इधर गिरेगा वो कुछ इधर चला जाएगा, है ना, वो कुछ इधर जाएगा। जो पानी यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे गिरेगा साइड में आके, वो इधर जाएगा। तो ये जो रिवर है बेसिकली आपके पास में, ये रिवर कितने एरिया में से पानी को कैच कर रही है? इतने एरिया में से ना, हाँ यही तो एरिया है। इस एरिया को क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया कहेंगे इस रिवर का। सो दिस इज द कैचमेंट एरिया ऑफ दिस रिवर। भाई कोई भी एक वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी में जो बारिश का पानी आएगा वो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया का ही तो आएगा ना, क्या पूरी दुनिया का पानी उस रिवर में आएगा? ऐसा नहीं होगा ना, कुछ पर्टिकुलर एरिया का पानी आएगा उस रिवर के अंदर। तो जितने एरिया का पानी उस रिवर में जा रहा है, उस एरिया को क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक तो एग्जांपल बनाकर दिखाया, ठीक है, एक दो एग्जांपल बताया इस तरह से कि भाई ऐसे कंडीशन है। दिस इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया। देखो इसमें तो सब रन ऑफ को ही, रेन वाटर को ही कंसीडर करेंगे।
कहीं से भी किसी भी फॉर्म में चाहे पानी आ जाए। हाँ रन ऑफ भी तो एक तरह से रेन वाटर का ही पार्ट है। रन ऑफ भी तो रेन वाटर के बाद ही आए ना। ठीक, पानी फ्लो कर आना चाहिए बस इस रिवर के अंदर। ठीक है, जैसे ये थी कंडीशन, ये कंडीशन थी। ये है कोई रिवर, ये कोई रिवर मान लो, ये रिवर है और ये इधर एरिया है। ये देखो, इस एरिया में जो भी पानी गिर रहा है ना, वो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू सब किस में फ्लो कर आएगा, इस रिवर के अंदर फ्लो कर आएगा। सो ये इस रिवर का क्या है, कैचमेंट एरिया। दिस इज द कैचमेंट एरिया ऑफ दिस रिवर। ये रिवर का कैचमेंट एरिया आया समझ में, क्या मतलब है कैचमेंट एरिया का। सो सिंपल सी डेफिनेशन, एरिया फ्रॉम वेयर रिवर इज कैचिंग दी वाटर। जिस एरिया से रिवर पानी को कैच कर रही है उसको क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं। अब इसी को टेक्निकल वर्ड्स में लिख लेते हैं। देखो देखो, द एरिया ऑफ लैंड, द एरिया ऑफ लैंड, द एरिया ऑफ लैंड, द एरिया ऑफ लैंड ड्रेनिंग इनटू ए स्ट्रीम, द एरिया ऑफ लैंड ड्रेनिंग इनटू ए स्ट्रीम, ड्रेनिंग इनटू ए स्ट्रीम or a water course, or a water course, or a water course, or a water course at a given location, at a given location is called catchment area, is called catchment area। अब जैसे सुना होगा ना हमने कि catchment area of ब्रह्मपुत्र river is very very high, ऐसा स्टेटमेंट सुना होगा। सो ये मतलब है, और वाटर कोर्स एट अ गिवन लोकेशन इज नोन एज कैचमेंट एरिया। देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रेनेज एरिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रेनेज एरिया, इसी को ड्रेनेज एरिया भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रेनेज एरिया, सो ड्रेनेज एरिया भी कहते हैं। और ड्रेनेज बेसिन, और ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज एरिया बोल दो, ड्रेनेज बेसिन बोल दो। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रेनेज एरिया, ड्रेनेज बेसिन। इसी में आगे लिखो, इन यूएसए इट इज नोन एज वाटर शेड, इन यूएसए इट इज नोन एज वाटर शेड। इसी को क्या कहते हैं, वाटर शेड कहते हैं, वाटर शेड, वाटर शेड। सो ये एरिया जो है, ये है आपके पास में क्या, कैचमेंट एरिया। दिस इज कैचमेंट एरिया। ये कैचमेंट एरिया है या फिर वाटर शेड है, वाटर शेड है, वाटर शेड है। ठीक है, वाटर शेड। अब इसके बीच में, जैसे ये कैचमेंट एरिया है, इसके बराबर में कोई दूसरा कैचमेंट एरिया होगा किसी दूसरे रिवर का, उसके उधर भी किसी दूसरी रिवर का कैचमेंट एरिया होगा, है ना। जैसे ये तो इस रिवर का कैचमेंट एरिया आया, इसके इधर भी कोई दूसरे रिवर का कैचमेंट एरिया है, उधर भी दूसरे रिवर का कैचमेंट एरिया होगा। सो ये जो लाइन है जो इन दो एडजेसेंट कैचमेंट एरियाज को आपस में डिवाइड करती है, ये लाइन है ना बीच में जो कि दो एडजेसेंट कैचमेंट एरिया को डिवाइड कर रही है। भाई एक कैचमेंट एरिया इधर है, एक कैचमेंट एरिया इसके इधर है, तो बीच में एक लाइन हमने ड्रॉ करी जो दो कैचमेंट एरिया को आपस में डिवाइड कर रही है। दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ वाटर डिवाइड। इसको क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड कहते हैं। लिखो जरा, सो द लाइन विच इज डिवाइडिंग द टू एडजेसेंट कैचमेंट एरियाज, लिखो लाइन which differentiates, line which differentiates, line which differentiates, line which differentiates two adjacent catchment areas, line which differentiates, line which differentiates two adjacent catchment areas, two adjacent catchment areas is called water divide, is called water divide, water divide। स्लैश करके लिखो, सिंपल डिवाइड भी बोल देते हैं इसे, वाटर डिवाइड भी कह सकते हैं, फिर डिवाइड भी कह देते हैं। स्लैश करके लिखो रिज, RIDG, रिज, रिज। तो ये तीन नाम आगे निकल कर ना, इट्स कॉल्ड वाटर डिवाइड या फिर रिज या फिर सिंपली डिवाइड भी कह सकते हैं। क्लियर है, डिवाइड भी कह सकते हैं। अब कैचमेंट एरिया के बारे में बात होगी कि भाई कैचमेंट एरिया का मतलब क्या है, वाटर डिवाइड का मतलब क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की हमने बात करी, कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो सारे के सारे पॉइंट डिस्कस हो गए। नेक्स्ट लिखो इसमें जरा वाटर बजट इक्वेशन,
नेक्स्ट हेडिंग डालो वाटर बजट इक्वेशन। नेक्स्ट इज वाटर बजट इक्वेशन। वाटर बजट इक्वेशन। अब बजट का मतलब समझते हैं सिंपल। जैसे हमारे घरों में सैलरी आती है, ठीक है, उसमें से हमें बताया कि भाई इतना हमारा बजट है, इतना हमारा बजट है, जो भी आती है उसके हिसाब से हमारा बजट इतना है, इतना हम खर्च कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास में कोई इनकम आई, सैलरी आई कोई, अब कुछ ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी सेविंग्स भी होंगी, कुछ ऑलरेडी हमारे पास सेविंग्स भी होंगी। तो जो इनफ्लो आया तुम्हारे पास, जो तुम्हारे घर में पैसे आए, अब देखो दो चीजें, एक तो कुछ पैसे आए तुम्हारे घर में बाहर से, लेट अस सपोज इस महीने की सैलरी आई। दूसरी कंडीशन, तुम्हारे पास कुछ ऑलरेडी सेविंग रखी हुई थी, ठीक। अगर तुम्हारा इनफ्लो आउटफ्लो से, अब आई सैलरी, उसमें से तुम कुछ खर्च भी करोगे, तो जो इनफ्लो है अगर वो आउटफ्लो से ज्यादा रहा, दैट मींस सेविंग्स पे कोई किस तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, सेविंग्स पे कोई किस तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, सेविंग्स में इनफैक्ट इंक्रीज हो जाएगा, है ना, इंक्रीज हो जाएगा। सेविंग्स में इंक्रीज होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव। इंक्रीज होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव है। लेट अस सपोज तुमने आउटफ्लो ज्यादा कर दिया, कम पैसे आए, ज्यादा खर्च कर दिए, तो होगा क्या? सेविंग्स में डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने का मतलब क्या है? नेगेटिव है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है? नेगेटिव है। डिक्रीज होने का मतलब है नेगेटिव। तो ये सेम चीज जैसे तुमने यहाँ पे सैलरी से रिलेट करके समझी कि भाई इनफ्लो, यहां से ऐसे बोल सकते हैं क्या? इनफ्लो सैलरी माइनस आउटफ्लो सैलरी इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग्स, बोलते हैं ऐसे। इनफ्लो सैलरी माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग्स। सेम काम होता है वाटर के साथ में। किसी भी रिवर में पानी आया, पानी के आने के बहुत सारे तरीके हैं रिवर के अंदर। रिवर के अंदर पानी आ सकता है प्रेसिपिटेशन से, रिवर के अंदर पानी आ सकता है रन ऑफ से। अलग अलग तरीके हैं रिवर के अंदर पानी आने के। रिवर के अंदर से पानी जाएगा भी तो, पानी जाएगा भी तो कैसे? इवेपोरेट भी करेगा, कुछ इनफिल्ट्रेट भी हो जाएगा, अलग अलग तरह से पानी जाएगा वहां पे ना। सो जो पानी आया माइनस जो पानी गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन द स्टोरेज ऑफ दैट रिवर। रिवर में कुछ पानी स्टोर होगा ऑलरेडी, रिवर में कुछ ना कुछ पानी स्टोर होगा ना, ठीक है भाई। रिवर के अंदर कुछ ना कुछ पानी तो रहेगा ना पहले से। अब उसके अंदर कोई पानी आया, जैसा सपोज बारिश से पानी आया, तो इनफ्लो पता लगा तुम्हें। रन ऑफ से पानी आया, उसमें से कुछ पानी बाहर गया, उसमें से कुछ पानी बाहर चला जाएगा। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? इवेपोरेशन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सो इनफ्लो जो पानी आया बाहर, किस से आएगा पानी? प्रेसिपिटेशन से आ जाएगा, रन ऑफ से आ जाएगा, माइनस आउटफ्लो क्या है? प्रेसिपिटेशन, सॉरी इवेपोरेशन हो जाए, इनफिल्ट्रेशन हो गया, कुछ भी मान लो तुम, ठीक है, ट्रांसपिरेशन वगैरह मान लो, जो भी बोल सकते हैं। बाहर जाने के पानी के तरीके पता है ना हमें, कौन कौन से तरीके होते हैं भाई? आने के तरीके कौन कौन से होते हैं पानी के? रिवर के अंदर पानी आने के कौन कौन से तरीके हैं? प्रेसिपिटेशन या फिर रन ऑफ है। कोई और जाने का कोई और कोई तरीका है क्या आने का पानी के? वो तो एक तरह से रन ऑफ में हो गया ना कंसिडर। रन ऑफ में तो दोनों ही चीजें आ गई आपकी ना, सरफेस रन ऑफ भी आ गया एंड वो सब सरफेस वाला भी आ गया। और कोई तरीका है? नहीं। लेकिन जाने के तरीके कई सारे हैं। इवेपोरेट भी हो सकता है, ट्रांसपायर भी हो सकता है, इनफिल्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटरसेप्ट भी हो सकता है, जो मन करेगा, ठीक है। सो इनफ्लो पानी का जैसे जैसे आ रहा है, वो आने के तरीके दो हैं, माइनस आउटफ्लो। अगर इनफ्लो ज्यादा था, लेट अस सपोज पानी आया ज्यादा गया कम, तो जो रिवर में ऑलरेडी पानी स्टोर था, क्या उसमें इंक्रीज हो जाएगा? जब वो पानी बढ़ जाएगा, दैट मींस पॉजिटिव स्टोरेज क्या हो गई? पॉजिटिव सेविंग्स बढ़ गई। रिवर्स की सेविंग है ना, जो पानी वहां पे स्टोर है वो क्या है? रिवर की सेविंग है। इनफ्लो कम है, पानी चला ज्यादा गया, स्टोरेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब मुझे बताना जरा, लेट अस सपोज पानी आया ज्यादा गया कम, पानी की डेप्थ कम होगी बढ़ेगी? बढ़ेगी, सिंपल। पानी की डेप्थ बढ़ जाएगी। पानी आया कम गया ज्यादा, डेप्थ कम हो जाएगी, सिंपल। इसी को कहते हैं वाटर बजट इक्वेशन। सिंपली बेस्ड है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंटिन्यूटी इक्वेशन। जितनी मास आ रही है माइनस कितनी मास गई बाहर इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, और मे बी जीरो। मास, ठीक है, सिंपल। आना अगर ज्यादा आई तो पॉजिटिव हो जाएगी, स्टोरेज बढ़ जाएगी, और अगर कम आई तो कम हो जाएगी स्टोरेज, सिंपल है। इसी को कहते हैं क्या? वाटर बजट इक्वेशन कहते हैं। सो मास इनफ्लो, कितना पानी आया रिवर के अंदर, माइनस
mass outflow that is called as the change in is it is equal to what? Change in storage of the river. यही किसके बराबर होगा? रिवर की स्टोरेज में चेंज के बराबर होगा। आया समझ में? इसी को वाटर बजट इक्वेशन कहते हैं। अब पेपर 1 में तुम्हारे से डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछ सकता है कि क्या होती है वाटर बजट इक्वेशन, लिख दीजिए जरा। पेपर 2 में कन्वेंशनल क्वेश्चन इसका बन सकता है। पेपर 2 में यहाँ से न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है आराम से 5, 10, 15 नंबर का। पेपर 1 में न्यूमेरिकल नहीं बनाएगा इससे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व होती है। और बनाने को बना भी सकता है, सिंपल सी कैलकुलेशन दे देंगे तुम्हें, कोई पता थोड़ी है ना। ये कोई वाटर बजट इक्वेशन फॉर ए गिवन कैचमेंट एरिया, for a given catchment area, for a given catchment area in an interval of time, in an interval of time, for a given catchment area in an interval of time, in an interval of time delta t, delta t, delta t, दोबारा बोलता हूँ, फॉर अ गिवन कैचमेंट एरिया इन एन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, ठीक है, फॉर अ गिवन कैचमेंट एरिया इन एन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, द कंटिन्यूटी इक्वेशन, द कंटिन्यूटी इक्वेशन, द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वाटर, द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वाटर, द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वाटर, द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वाटर इन इट्स वेरियस फेज, द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वाटर the continuity equation for water in its various phase is written as क्या होगी इक्वेशन? मास इनफ्लो माइनस मास इनफ्लो माइनस मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो is equal to change in storage, is equal to change in storage, is equal to change in storage। तो ये कंडीशन बन गई आपके पास में, ठीक है, ये कंडीशन आ गई, क्लियर है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, अभी नहीं करेंगे यार, कल क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल करेंगे। है क्या इक्वेशन वो बता दी, सिंपल क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है सिंपल। मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। जो भी इनफ्लो है माइनस आउटफ्लो वही किसके बराबर होगा? स्टोरेज चेंज के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज, चेंज इन स्टोरेज के बराबर होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट लिखो जरा, कुछ 2-3 पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो। infiltration means flow of water from surface. Infiltration means flow of water. Infiltration means flow of water from surface. Flow of water from surface into the soil mass. Into the soil mass through voids. Into the soil mass through voids. Into the soil mass through voids. Under gravity. Under gravity. Under gravity. Under gravity. Soil mass क्या बोला था? Soil mass through the voids under gravity. Through the voids under. आया इन्फिल्ट्रेशन समझ में? वाई डेफिनेशन है। क्या लिखा आपने कि फ्रॉम द सरफेस इनटू द सॉइल मास थ्रू द वॉइड्स अंडर ग्रेविटी। इसको क्या बोलते हैं? इन्फिल्ट्रेशन। अब इन्फिल्ट्रेशन के 3 कंपोनेंट आ गए। एक कंपोनेंट सीपेज, दूसरा कंपोनेंट परकोलेशन, थर्ड कंपोनेंट डीप परकोलेशन। लिखो इन्फिल्ट्रेशन हैज 3 कंपोनेंट, या ऐसे लिखो इन्फिल्ट्रेशन वाटर। इन्फिल्ट्रेशन वाटर हैज 3 कंपोनेंट्स। Infiltration water has 3 components. Infiltration water has 3 components. Has 3 component. First क्या है? Percolation. Percolation लिखो. Percolation में लिखो
flow of water through voids, flow of water through voids, flow of water through voids of soil, through voids of soil, through voids of soil under gravity, under gravity, under gravity from unsaturated soil mass, from unsaturated soil mass, from unsaturated soil mass to, from unsaturated soil mass to saturated soil mass, to saturated soil mass, from unsaturated soil mass to saturated soil mass is called percolation, is called percolation. आया समझ में? अच्छा ये बताओ, जैसे इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे की जो सॉइल थी वो तो कैसी रहेगी? सैचुरेटेड रहेगी, ऑब्वियसली चीज पता है हमें। ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है दैट विल बी सैचुरेटेड एज वेल एज सबमर्ज्ड, दोनों कंडीशन में होगी। वो सॉइल सैचुरेटेड भी होगी एंड सबमर्ज्ड भी होगी। पॉइंट आपका डिस्कस हो रखा है ऑलरेडी सॉइल में। तो सॉइल सैचुरेटेड है, उससे ऊपर की सॉइल अनसैचुरेटेड, उससे ऊपर की सॉइल कैसी रहेगी? वाटर टेबल से ऊपर की सॉइल अनसैचुरेटेड रहेगी। सो जो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहा है पानी, वो कहां से आ रहा है? अनसैचुरेटेड सॉइल मास में से तो आ रहा है वो, और किसके अंदर जा रहा है वो? सैचुरेटेड सॉइल मास के अंदर ही तो जा रहा है। तो क्या लिखा हमने? फ्रॉम अनसैचुरेटेड सॉइल मास टू सैचुरेटेड सॉइल मास। तो पानी आया अनसैचुरेटेड सॉइल मास में से और किस में जा रहा है? सैचुरेटेड सॉइल मास के अंदर जा रहा है। ये मतलब है सिंपल परकोलेशन का। अब अगर यही परकोलेटेड वाटर जो सैचुरेटेड सॉइल मास में चला गया, वाटर टेबल में चला गया, मूव करते करते फिर से मूव कर रहा है अभी भी वो अपने वेट की वजह से, कहां पे चला रहा है? एक कोई इम्परवियस लेयर थी, नीचे कोई इम्परमेबल लेयर थी, लाइक कोई रॉक थी, उसके क्रैक्स के अंदर भी जाना शुरू हो गया अपने खुद के वेट की वजह से। इसी को क्या बोल देते हैं? डीप परकोलेशन। सो जो डीप परकोलेशन है ये वाटर टेबल के नीचे की कहानी है ना? डीप परकोलेशन किसकी कहानी है? वाटर टेबल से बहुत नीचे की बात है। लिखो जरा, लिखो, फ्लो ऑफ परकोलेटिंग वाटर, फ्लो ऑफ परकोलेटिंग वाटर, फ्लो ऑफ परकोलेटिंग वाटर थ्रू, फ्लो ऑफ परकोलेटिंग वाटर थ्रू the voids, through the voids, through the voids, flow of percolating water through the voids of a impermeable, of a impermeable hard strata, of a impermeable hard strata, of a impermeable hard strata is called deep percolation, is called deep परकोलेशन। क्या कहते हैं इसको? डीप परकोलेशन, इज कॉल्ड डीप परकोलेशन। तो आया समझ में? क्लियर है? फ्लो, इफ दिस परकोलेटिंग वाटर फ्लोज थ्रू द वॉइड्स ऑफ अ इम्परमेबल हार्ड स्ट्रेटा, इसको क्या कहेंगे? दैट इज डीप परकोलेशन। डीप परकोलेशन लिखो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, द फ्लो ऑफ इनफिल्ट्रेशन वाटर, फ्लो ऑफ इनफिल्ट्रेशन वाटर, flow of infiltration water through the voids, through the voids due to head difference, due to head difference, due to head difference, due to head difference in all the directions, in all the directions, in all the directions, all the direction मतलब x भी होगा, y या फिर z, in all the directions। इसे क्या कहते हैं? इसको सीपेज कहते हैं। देखो सीपेज is called seepage, is called seepage, सीपेज। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? सीपेज कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ सीपेज। और इसको रिवर्स स्ट्रीम में जाके मिलने में टाइम ज्यादा लगता है, कम लगता है? कम लगता है। बहुत फास्ट ये स्ट्रीम्स में जाके मिल जाता है, बहुत फास्ट जो है ये रिवर्स स्ट्रीम में जाके मिक्स हो जाता है। ठीक है, फास्ट मिक्स हो जाता है। लिखो, द फ्लो ऑफ दिस सीपेज वाटर, द फ्लो ऑफ दिस सीपेज वाटर टू द रिवर स्ट्रीम्स,
the flow of this seepage water to the river streams is fast. Is fast. Is fast. Is fast. ठीक है, ब्रैकेट में मेंशन कर लो prompt interflow, PROMT, prompt interflow. सो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जैसे कि आगे जो यूज करेंगे हम. prompt interflow मतलब जो prompt का मतलब है कैसे फास्ट. prompt मींस फास्ट इंटरफ्लो होगा सॉइल में से किसके अंदर, वॉइड्स के अंदर, है ना, सॉरी स्ट्रीम्स के अंदर. सो सीपेज वाले को क्या बोलते हैं, prompt इंटरफ्लो. क्यों बोला, क्योंकि काफी फास्ट ये जाकर मिल गया इसके अंदर. दूसरा आपको बताया था क्या, बेस फ्लो के बारे में बताया था. बेस फ्लो कौन से वाला होता था, नहीं सब ये भी सब सरफेस ही है, जो ग्राउंड वाटर वाला मिलता है जाके वाटर टेबल के अंदर ना, उसको बोलते हैं. दूसरा वो उसको बेस फ्लो बोलते हैं ना. और उसको मिलने में कितना टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है. उसको स्ट्रीम से जाके मिक्स होने में टाइम ज्यादा लगता है. लिखो मिक्सिंग ऑफ ग्राउंड वाटर into the river streams mixing of groundwater into the river streams after a long period of time. After a long period of time. After a long period of time. After a long period of time is called base flow. Is called base flow. Base flow or prolonged flow. Prolonged. PROLONGED. Prolonged interflow लिखो. Prolonged interflow. Interflow. So आया समझ क्या मतलब है, बेस फ्लो क्या है, सीपेज वीपेज, ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना. ठीक है, इसको प्रोलोंग क्यों कहा, मतलब बहुत टाइम लगता है इसमें. टाइम लगता है इसलिए क्या बोल दिया, प्रोलोंग या फिर बेस फ्लो. बेस फ्लो कहते हैं. सो ये बेसिक आपको आइडिया आ चुका है इसके बारे में कि भाई क्या किस किस तरह से कंडीशन हो रही है ना, किस किस तरह से कंडीशन हो रही है, वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं. ठीक है, अब ये बताओ जैसे कि अगर सपोज एक और मैं जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं, अगर हम ओशन के सरफेस की बात करें, लेट अस सपोज हम ओशन के सरफेस पे हैं. ओशन के सरफेस पे हमें कंपैरिजन करना है इवेपोरेशन के बीच में एंड प्रेसिपिटेशन के बीच में. ओशन के सरफेस पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है या फिर प्रेसिपिटेशन, क्या ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा. ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन क्या ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा. अप्रोक्सीमेटली एज पर द डाटा ऑफ IMD मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लगभग 9% के आसपास ये वैल्यू निकल कर आती है. कितना ज्यादा है, लगभग 9% के आसपास ये वैल्यू निकल कर आती है. 9% के आसपास. ये क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें डायरेक्टली, न्यूटन गुप्ता का क्वेश्चन है. ओशन में मेनली पानी जो है इवेपोरेशन से बाहर जा रहा है. इवेपोरेशन की हेल्प से इवेपोरेट हुआ पानी वहां से, है ना. आने का सोर्स प्रेसिपिटेशन भी है, रन ऑफ से भी पानी आ रहा है ना, रन ऑफ से भी पानी आ रहा है. अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करने की कोशिश करें, इवेपोरेशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन प्लस रन ऑफ. भाई जितना आ रहा है पानी उतना ही बाहर जाएगा. ऐसा मतलब जस्ट अगर कंजर्वेशन ऑफ मास लगाने की कोशिश करें तो जितना पानी आ रहा है बाहर उतना ही बाहर जाएगा. तो इवेपोरेशन इज इक्वल टू P प्लस R, प्रेसिपिटेशन प्लस रन ऑफ. इवेपोरेशन किससे ज्यादा होगा, अब देखो ना इक्वेशन को, अब देखो प्रेसिपिटेशन से ज्यादा निकल कर आती है. एज पर द IMD डाटा लगभग कितनी वैल्यू निकल कर आती है, 9% के आसपास वैल्यू ज्यादा होती है. और ये क्वेश्चन दिखाई देगा तुम्हें गुप्ता क्वेश्चन करोगे तो अगर प्रीवियस ईयर हाइड्रोलॉजी को रेफरेंस बनाकर पढ़ाऊं तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट तुम्हारा. 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे इसमें, क्योंकि एक ही 2 चीजों से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हों. बट क्वेश्चन तुम्हें और भी देने हैं, पेपर भी और भी करने हैं, क्वेश्चन और भी करने हैं तुम्हें. पेपर तो बहुत सारे देने हैं ना. तो कल कोई रेफरेंस बुक भी सॉल्व करोगे घर पे जाके, उसके भी क्वेश्चन उठाकर लेकर आओगे फिर. तो इसीलिए मतलब एक प्रीवियस ईयर और उसको रेफरेंस बनाकर मैं पढ़ा दे रहा हूँ तुम्हें. मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे. इससे अलावा और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो कुछ बचेगा नहीं, तो मोस्टली सारी चीजें ही हो जाएंगी. ठीक है, लिख लो इसमें एक पॉइंट लिखी ना, ये भी पॉइंट लिख लो, ये भी लिख लेते हैं पॉइंट.
ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। देखो ओवर द ओशंस, नोट करके लिखो ओवर द ओशंस अबाउट 9% more water evaporates. Over the oceans about 9% more water evaporates. Over the oceans about 9% more water evaporates. About 9% more water evaporates. Then that falls back as precipitation. Then that falls back as precipitation. So लगभग क्या होगा यहाँ पे E will be more than P. इवेपोरेशन ज्यादा होगा किससे? प्रेसिपिटेशन से। एंड एज पर द IMD डाटा लगभग कितने परसेंट वैल्यू होती है? 9% के आसपास आपको ज्यादा वैल्यू देखने को मिलती है। क्लियर है? नोट लिखो, नेक्स्ट लिखो। On the land surface, excess precipitation occurs as compared to evaporation. Excess precipitation occurs as compared to evaporation. Excess precipitation occurs as compared to evaporation. लेकिन लैंड के सरफेस पे क्या होगा? प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इवेपोरेशन। अब जस्ट लैंड का केस कंसीडर करो। सपोज तुमने कोई लैंड का मास कंसीडर किया। लैंड पे पानी कहां से आ रहा है? प्रेसिपिटेशन से आ रहा है ना। लैंड को छोड़कर पानी किस किस तरह से जा रहा है? रन ऑफ से भी जा रहा है, फ्लो करता है, रिवर स्ट्रीम्स में जाएगा, फिर इवेपोरेट भी हो रहा है, कुछ इनफिल्ट्रेट भी हो जाता है, ट्रांसपिरेशन भी हो जाता है। देखो आने का सोर्स तो सिर्फ एक है, लेकिन जाने के बहुत सारे तरीके हैं। सो अगर यही इक्वेशन लगाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? P इज इक्वल टू R लिख सकते हैं, प्लस E भी लिख सकते हैं, प्लस I भी लिख सकते हैं, प्लस T भी लिख सकते हैं। P विल बी मोर एज कंपेयर टू इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन विल बी मोर एज कंपेयर टू। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। नोट। सो ओवर द ओशन सरफेस होगा क्या कि भाई इवेपोरेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रेसिपिटेशन। लगभग कितना? 9%। लेकिन ऑन दी सरफेस ऑफ द लैंड जो प्रेसिपिटेशन होगा दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू इवेपोरेशन। तो क्या है, आपने क्या लिखा है कि ओवर द ओशन सरफेस अबाउट 9% मोर वाटर इवेपोरेट्स, है ना। देन दैट फॉल्स बैक एज प्रेसिपिटेशन। सो E विल बी मोर एज कंपेयर टू प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट लिखा है ऑन द लैंड सरफेस एक्सेस प्रेसिपिटेशन अकर्स एज कंपेयर टू इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गए। अभी कुछ बेसिक डिस्कशन थे। सो जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। अब कल करते हैं आगे कंटिन्यू, है ना। आगे कल करते हैं। कल प्रेसिपिटेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल वगैरह ये सब, इसके बारे में कल शुरू करेंगे।